तो क्या सॉल्व कर रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं मार्च 22 क्वेश्चन पेपर 12। ठीक है जी, एमसीक्यूज है मार्च 22 के। ठीक है, ओके जी। स्टार्टिंग ऑफ विद फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स which what could not be a measurement of a physical quantity. तो physical quantity क्या थी? That something that could be measured, right? And it always had to had some sort of units. So let's see कि इनमें से हो सकता है most probably किसी के units नहीं आ रहे होंगे। ठीक है जी, so let's see। अच्छा, 10 Kelvin, this is definitely a physical quantity, ये तो ठीक है, this is temperature। ये चेक कर लेते हैं बी वाला। बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है जूल पर न्यूटन पर मीटर। अच्छा, जूल क्या होता था? जूल वॉज फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? तो जूल वॉज फोर्स इनटू डिस्टेंस, पर न्यूटन बोल रहे हैं ये, यानी फोर्स बोल रहे हैं, एंड देन इनटू मीटर। इसको अगर मैं खोल लूं तो फोर्स क्या थी? फोर्स थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू ये डिस्टेंस तो यानी मीटर, अपॉन फोर्स ये अगेन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर इनटू मीटर, राइट? So this means kg cancel, meter cancel, second minus 2 cancel, meter cancel। इसके कोई यूनिट्स ही नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वांटिटी जो है वो कोई क्वांटिटी नहीं है, ये इंस्टेड एक रेशियो होगा। कंफर्म कर लेते हैं, बाकी दो आंसर्स भी हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक ना हो रही हो तो वो चेक कर हो जाएगी। अच्छा, 17 पास्कल मीटर क्यूब न्यूटन मीटर, सॉरी पर न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है जी, पास्कल्स क्या थे? पास्कल्स थे फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है जी, तो पास्कल्स वर फोर्स अपॉन एरिया, इनटू मीटर क्यूब हो रहा है, यानी मीटर का क्यूब हो रहा है। ठीक है जी, और फिर क्या हो रहा है? न्यूटन हो रहा है, पर न्यूटन हो रहा है, सो बेसिकली 1/फोर्स। अच्छा, यहां से हमें आ रहा है फोर्स और फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट? आगे फिर हम अपना खोल लेते हैं। मीटर क्यूब क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब रहेगा, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। सो ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद ये सिर्फ बच जाएगा मीटर। सो ये 3 कैंसिल होगा, ये कुछ चीज कैंसिल हो जाएगा। सो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, हमें नजर आ रहा है मीटर है ये तो दैट इज करेक्ट। एंड देन लास्टली 25 टेरामीटर्स, तो दैट इज ऑल्सो अ क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टेरा इज अ प्रीफिक्स। ठीक है जी, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, 25 टेरामीटर्स इज अंडरस्टूड टू अस। अच्छा, a computer memory stick is labeled as having a storage capacity of 128 gigabytes. The letter B stands for a byte, which is the unit. Which what is the equivalent storage capacity? A B C D कौन सी जो है वो equivalent capacity है? B, yes, you are correct. 128 into 10 to power 9 is gigabytes. So basically अगर हम इसको दो पीछे लाएंगे तो यानी 1.28 कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये into 10 power 11 हो जाएगा. So that means it's going to be option B. फिर this one, a man of mass 75.2 kg uses a set of weighing scales to measure his mass 3 times. He obtains the following readings. तो रीडिंग 1 आती है 80.2, रीडिंग 2 आती है 80.1, रीडिंग 3 आती है 80.2। which statement will describes the precision and accuracy of the weighing scales? तो ए बी सी डी में से कौन सी प्रिसीजन सही तरह से बता रही है, कौन सी एक्यूरेसी सही तरह से बता रही है? डी, यस करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। दिस इज नॉट एक्यूरेट एट ऑल। ठीक है, एंड डेफिनेटली नॉट एक्यूरेट टू 0.1 kg, राइट? ये तो ऑफ आ रहे हैं बाय अबाउट 5 kg, तकरीबन 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 5 kg से ऑफ आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज नॉट एक्यूरेट। दोनों वैल्यूज में काफी बड़ा डिफरेंस है, एक्चुअल और मेजर्ड में। दूसरी बात ये प्रिसाइज है, हाँ, प्लस माइनस 0.1 तक प्रिसाइज है। सो दीज आर प्रिसाइज। तो जैसे ऑप्शन बी बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है प्रिसाइज टू प्लस माइनस 0.1, यानी ये 80.1 में से प्लस माइनस 0.1 करोगे तो आ जाएगा 80.2। एंड नॉट एक्यूरेट टू, हाँ जाहिर बात है, प्लस माइनस 0.1 करके 75.2 नहीं बनाया जा सकता है। सो दिस इज ऑप्शन डी। Actually, question number 4, which statement about scalar and vector quantities is correct? कौन सा इसमें से सही होगा?
बी, यस यू गाइस आर करेक्ट। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी इज डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, गलत। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, गलत। अ वेक्टर क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, गलत। ठीक है जी। सो स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने सही लिखा हुआ है। हाउ कैन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी डिटरमिन्ड, ए बी सी डी? बी, यस, फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इजी पीजी। चलिए अभी तक के 4-5 क्वेश्चंस तो बड़े आसान चल रहे थे। A sprinter takes a time of 11 seconds to run a 100-meter race. ठीक है जी। She first accelerates uniformly from rest, reaching a speed of 10 meter per second. She then runs at a constant speed of 10 meter per second until the finish line. What is the uniform acceleration of the sprinter for the first part of the race? ठीक है जी। तो ऐसे सवाल जो थे जिसमें दो मोशन थे, उसके लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, वी विल बी यूजिंग दी हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो ऐसा करते हैं हम, ग्राफ के इस्तेमाल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू काइनेमेटिक्स, लेकिन उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत ज्यादा लग जाएंगी। लेट्स ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनाएंगे तो बोल रहे हैं 11 सेकंड लग रहे हैं 100 मीटर रेस भागने के, कोई मसला नहीं है। रेस्ट से पहले ये 10 मीटर पर सेकंड पहुंचती है। अच्छा, शी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी एक स्ट्रेट लाइन, ये रेस्ट से पहले 10 मीटर पर सेकंड में पहुंचती है। राइट, सो दिस वाज रेस्ट एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकंड इधर हमारे पास। अच्छा, फिर क्या बोल रही हैं, फिर ये जो है वो भागती है कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड तक। सो देयरफॉर शी रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंटली until and unless क्या टाइम हो जाए आपका 11 सेकंड हो जाए। 11 सेकंड में आके उसने 100 मीटर पूरे भाग लिए होते हैं। तो बेसिकली इस टाइम पे आके 11 सेकंड्स पे आके वो जो है पूरी रेस भाग चुकी होती है। सो दिस इज द एक्सट्रीम दैट वी आर गेटिंग। अच्छा, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, भागती कितना है, 100 मीटर रेस भाग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दी एरिया अंडर द ग्राफ विल बी ए 100 मीटर्स। तो कोई मसले की बात नहीं है, हम ये भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक काम करते हैं, लेट्स आल्सो मार्क दिस टाइम, ये वाला जो टाइम है जिसपे ये इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करके फिर कांस्टेंट्स भी चलाना शुरू हो गई थी, इसको भी मार्क कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज टाइम t1। ठीक है, विल डेफिनेटली हेल्प अस, क्योंकि जब हम एरिया अंडर ग्राफ से सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा चाहिए होगा इधर इसको। सो दिस इज t1। अच्छा, नाउ हमें क्या पता है, हमें पता है एरिया अंडर ग्राफ किसके बराबर होगा, दैट शुड बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। So area under graph that should be equals to her displacement, that was a 100-meter race, 100 meters। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालेंगे, दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्रेपीजियम। तो ऐसा करते हैं, ट्रेपीजियम का ही कोई इस्तेमाल कर लेते हैं। सो दिस एंड दिस इज द पैरेलल साइड, और हाइट जो है वो ये आ रही है, दिस इज द हाइट। ठीक है जी। सो 100 विल इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड जो है वो 11 है, वन साइड इज 11 एंड द अदर साइड इज 11 में से अगर मैं t1 निकाल दूंगा, सो प्लस 11 माइनस t1। ठीक है, एक साइड 11, एक साइड 11 में से अगर t1 निकाल दोगे तो बस ये बच जाएगी। एंड देन इनटू द हाइट, तो हाइट हमारी कितनी आ रही है, हाइट हमारी 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। कन्वीनियंटली ये हो जाएगा उधर डिवाइड, तो ये और ये कैंसिल, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो जाएगा। इधर 11 प्लस 11 22 हो जाएगा, माइनस t1। t1 हमारे पास क्या आ रहा है, t1 हमारे पास आ रहा है 2 सेकेंड्स। राइट, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है आप हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाल दें। तो कोई मसले की बात नहीं है, हमारे पास टाइम आ गया, ये 2 सेकेंड है। हमें पता है हमारी फाइनल वेलोसिटी 10 थी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेट्स जस्ट प्लग इन v इक्वल्स टू u, v इक्वल्स टू u प्लस at में, एंड देन लेट्स फाइंड आउट एवरीथिंग। v जो है वो 10 है, u जो है वो 0 है, एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, 2 जो है वो ये थी, एक्सेलरेशन इधर से आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इसने अपनी रेस जो थी वो शुरू की थी। सो 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। एनी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? ठीक है जी। एंड एनी सच क्वेश्चन जिसमें जो है वो मोशन दो हिस्सों में टूटा हुआ हो। ठीक है जी। तो जैसे एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और दूसरा जो कांस्टेंट स्पीड भाग रही है, पहले कांस्टेंट स्पीड भाग रही है और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो रही है। सो इफ जो भी क्वेश्चन होता है जिसमें दो मोशन होता है, उसमें आसानी से फिर ग्राफ की मदद से आप लोग कर सकते हो। अगर एक मोशन होता है तो उसमें काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन लग जाती है, वो तो आराम से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है हमारे लिए। जब भी दो मोशन होंगे उसमें अक्सर और बेशतर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपकी काफी हेल्प करेगा। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? Ajli. Then I want you guys to solve question number 7. A single horizontal force F is applied. Second and third equation use कर सकते हैं, second and third equation use कर सकते हैं, बिल्कुल use कर सकते हैं। बेसिकली देखो S equals to ut,
प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू कैन यूज प्योर काइनेमेटिक्स एज वेल, इसमें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यू कैन यूज, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर इस मोशन के लिए अलग इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये अलग मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, सो देन तुम्हें जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू यूज इट सेपरेटली फॉर बोथ केसेस, डोंट मर्ज द टू केसेस देन, ठीक है। देन डोंट से कि अच्छा ये 11 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट जो थी वो 10 थी तो फिर उस तरह से करके नहीं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेपरेट, जब दो मोशन अलग होंगे तो उनमें अलग अलग काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के फिर हम सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं इस पे, a single horizontal force F is applied to a block X which is in contact with a separate block Y as shown. X और Y जो है वो कांटेक्ट में है, अंदाजा ये लगता है कि कंबाइंड सिस्टम है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में भी करवाया था। द ब्लॉक्स रिमेन इन कांटेक्ट एज दे एक्सेलरेट अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, X has a greater mass than Y, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला भाई इसका मास जो है वो ज्यादा है, इसका मास जो है वो कम है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? The acceleration of x is equal to the force F divided by the mass of x. The force that x exerts on y is equal to F. The force that y exerts on the force that x exerts on y is less than F. The force that x exerts on y is less than the force that y exerts on x. तो A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? अब्दुल्ला ने आंसर दे दिया है, लेट्स सी और लोग क्या आंसर देंगे। आई एम प्रिटी श्योर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इन क्लास। अच्छा लेट्स वर्क आउट कौन कौन से गलत है, कौन कौन से इसमें से आंसर्स लग रहे हैं एविडेंटली गलत है या डेफिनेटली रॉन्ग। लेट्स डू दैट अप्रोच, अगर हमें ये नहीं समझ आया। अच्छा आई फील लाइक आई कैन कैंसिल आउट। अच्छा अब्दुल्ला कह रहे हैं ए, सबसे पहले तो आई फील लाइक ये तो सब कैंसिल आउट कर देंगे, डी जो है वो गलत आंसर है, क्यों? बोल रहे हैं द फोर्स दैट एक्स एक्सर्ट्स ऑन वाई इज लेस देन द फोर्स दैट वाई एक्सर्ट्स ऑन एक्स, नो दिस इज अ वायलेशन टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज अ वायलेशन टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई, अगर एक्स वाई पे कोई फोर्स लगा रहा है तो वाई भी एक्स पे उतनी ही फोर्स लगाएगा, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कुड हैव कैंसल आउट, प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। अच्छा फिर अब्दुल्ला बोल रहे हैं हम ए को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द फोर्स एफ डिवाइड बाय द मास ऑफ एक्स। याद करें मैंने आप लोगों को कंबाइंड सिस्टम सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, मैंने ये बताया था के ये फोर्स एफ जो है वो एक्स और वाई पे अलग अलग एक्ट नहीं कर रही है, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंबाइंड मास ऑफ एक्स एंड वाई। That means k force equals to mass into acceleration. If I want to give the acceleration of the system, so that shall be force divided by mass, किस दोनों का? दोनों का mass, so it shall be mass of x plus mass of y. This is the mutual acceleration जिससे आप लोग मूव कर रहे हैं। कंबाइंड सिस्टम में एक्सेलरेशन म्यूचुअल होती है, फोर्स म्यूचुअल नहीं होती है। जाहिर बात है, समझने की बात है भाई, अगर F इक्वल्स टू एम ए है, राइट, अगर किसी चीज का छोटा मास है, राइट, ये समझो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो हम सबको नजर आ रहा है, राइट, अगर दोनों चिपक के साथ साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, दिस थिंग इज कांस्टेंट, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखो, अगर आपको वही एक्सेलरेशन चाहिए, इफ यू वांट दी सेम एक्सेलरेशन फॉर बोथ ऑफ देम, अब अगर एक का मास ज्यादा है तो उस पर फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर एक का मास छोटा है तो उस पर फोर्स भी छोटी लगानी पड़ेगी, राइट, टू प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन। सो मासेस डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये फोर्स जो है वो बट के कुछ ना कुछ हिस्सा टूट के एक्स पे लग रहा है, कुछ ना कुछ हिस्सा टूट के वाई पे लग रहा है, बट वी नॉट नेवर गोइंग टू सॉल्व दैट कितना हिस्सा टूट के लग रहा है, वो हमारा निकालने से पहले, वो चीज करने से पहले हम क्या करेंगे, हम निकाला करेंगे ये म्यूचुअल एक्सेलरेशन क्या है, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज कांस्टेंट बिटवीन द बोथ ऑफ देम, बिकॉज बोथ ऑफ देम साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, सो दैट मींस कि आप आराम से एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो। पहले कंबाइंड सिस्टम एक्सेलरेशन द फोर्स डिवाइड बाय द कंबाइंड मासेस ऑफ बोथ। अब ये एक्सेलरेशन जो है वो एक एक्स की भी है
ये x की भी है और y की भी है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना। जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि हम ये ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज द एक्सीलरेशन ऑफ x इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ x प्लस द मास ऑफ y। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। फिर बोल रहे हैं द फोर्स दैट x exerts on y is equal to f। निकाल लेते भाई, जो फोर्स y पे लग रही है x से वो निकाल लेते। हमारा क्या जा रहा है, फोर्स y पे किस तरह देंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन हमें दोनों की पता चल गई है, हमें मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y का। सो my इनटू एक्सीलरेशन f अपॉन mx प्लस my। नो वे इज दिस फोर्स इक्वल टू एफ। ये फोर्स y पे जो लग रही है वो my इंटू एफ अपॉन एम एक्स प्लस एम वाई के बराबर है, f के बराबर नहीं है। सो वंस अगेन वी कैन कैंसिल आउट दिस आउट, राइट। और अगर हम फोर्स x पे भी ढूंढ लेते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स x पे भी निकालना चाहो, तो आपको नजर आएगा एम एक्स प्लस एफ अपॉन एम एक्स प्लस एम वाई। और जो मैं बात कह रहा था कि जो बात आपको समझनी है, क्योंकि मास x का ग्रेटर है तो उस पर फोर्स भी ग्रेटर होगी टू प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन, और क्योंकि मास y का छोटा है तो उस पे फोर्स भी छोटी होगी टू प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग इन कंबाइंड सिस्टम्स। अब वो बोल रहे हैं द फोर्स दैट x exerts on y is less than f। तो जो फोर्स y पे लग रही है वो लेस देन f है, जाहिर बात है f को पहले आप mx प्लस my से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, फिर उसमें my मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस फोर्स मस्ट बी लेस देन दी पूरी फोर्स, राइट। ऐसा तो नहीं है फोर्स एक्स पे, फोर्स कंबाइंड सिस्टम पे पूरी एफ लग रही है, एक्स पूरी एफ उठा के मैं वाई पे लगा रहा, नहीं, कुछ एफ का हिस्सा एक्स ले रहा है, कुछ एफ का हिस्सा वाई ले रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, व्हिच इज ऑप्शन सी। समझ में आया? ये कंबाइंड सिस्टम है। कंबाइंड सिस्टम में पहले म्यूचुअल एक्सेलरेशन निकलता है, म्यूचुअल एक्सेलरेशन निकलने के बाद देन यू कैन वर्क आउट द इंडिविजुअल फोर्सेस, और फिर उससे अंदाजे लगा सकते हो क्या है क्या है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा, ना आ जाते हैं हम इधर। A car of mass 750 kg has a horizontal driving force of 2 kilonewton acting on it. It has a forward acceleration of 2 meter per second square. What is the resistive force acting horizontally? तो बोल रही है 2000 न्यूटन इधर है, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स कुछ ना कुछ है, और आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास जो है वो 750 केजी है। कैन एनीवन वर्क दिस आंसर आउट? आई एम गिविंग यू टाइम। यस, यू गाइस आर करेक्ट। ऑप्शन आंसर जो है वो ए ही सही है। ये कैसे होगा? यू हैव बीन गिवन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, यानी इसका मतलब कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही है। लेट्स मेक अ कन्वेंशन, द नेट फोर्स शैल इक्वल्स टू द ड्राइविंग फोर्स व्हिच इज 2000 माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, सो फ्रिक्शन फोर्स। नेट फोर्स कैसे देते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन से। सो बेसिकली 750 इनटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर शैल इक्वल्स टू 2000 माइनस एफ आर। इधर से कंप्यूट कर लोगे, एफ आर जो है वो क्या आ रहा है, एक सेकंड, एफ आर क्या आ रहा है, इट्स कमिंग आउट टू बी 500 न्यूटन्स, राइट, 500 न्यूटन्स। 500 न्यूटन्स को अगर हम किलो न्यूटन में करना चाहें, सो बेसिकली दैट बिकम्स अ 0.5 किलो न्यूटन्स, राइट। आधा है किलो का, सो बेसिकली 0.5 किलो न्यूटन्स। वेरी गुड। एक्चुअली मूविंग ऑनवर्ड्स, दिस वन आंसर, दिस इज वेल, ठीक है। सबसे पहले तो ये सब कुछ याद होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये फॉर नो एयर रेजिस्टेंस। अब अगर एयर में डाल देंगे इसी चीज को, तो एयर में क्या होता है, एयर में रिमेंबर दी एक्सेलरेशन गोज टू अ जीरो, तो जो वेलोसिटी है आपकी वो इस तरह से इंक्रीज करके इट गोज लाइक दिस, इस तरह से इधर पहुंच जाती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो कौन सा सही है, ए बी सी या डी? बी। अच्छा, रीड दिस थिंग केयरफुली, यूजिंग द सेम स्केल्स। आई थिंक यहाँ से किसी बच्चे ने मुझे सवाल भी भेजा था सॉल्व करने को, एनपीएम। ये यहाँ से कोई था, ये मेरे ख्याल से मिसबा थी।
अलमा थी शायद, पता नहीं। अच्छा देखो, दो आंसर तो तुम लोगों को सबको नजर आ रहे होंगे। एयर रेजिस्टेंस है तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी कांस्टेंट, दिस इज रॉन्ग। दूसरी बात, ये मैंने अभी ग्राफ का शेप भी दिखा दिया, वो एक्सेलरेशन जीरो होती है, ये एक्सेलरेशन क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो, दे टेलिंग यू यूजिंग द सेम स्केल्स। तो अगर सेम स्केल्स है, लेट्स से कि ये वेलोसिटी इतने टाइम में, लेट्स से ये 10 मीटर पर सेकंड पे जा पहुंचती है, ठीक है नी? तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस हो, आपकी वेलोसिटी अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड पहुंच जाए। इट कैन नॉट रीच 10 मीटर पर सेकेंड बिकॉज आपकी एयर रेजिस्टेंस है। वो क्यों नहीं पहुंच सकती? बिकॉज वी लर्न, व्हाट डिड वी लर्न, दैट एनर्जी इनपुट शैल इक्वल्स टू द एनर्जी आउटपुट, राइट? अगर हमारे पास एयर नहीं थी, सो इफ वी हैड विदाउट एयर, तो विदाउट एयर क्या हो रहा था? विदाउट एयर ये होता था कि एनर्जी इनपुट होता आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि आप नीचे गिर रहे हो, सो द डेल्टा जीपीई वाज द इनपुट, एंड द एनर्जी आउटपुट वाज बेसिकली द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सो डेल्टा के ई। अब अगर हम एयर लेके आ गए हैं, सो विद एयर में क्या मसला हो जाता है? आपकी इनपुट तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है, एंड आउटपुट का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, लेकिन कुछ और हिस्सा अब वर्क डन में भी जा रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। सो कुछ एनर्जी खाएगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, सो काइनेटिक एनर्जी वोंट बी एबल टू इंक्रीज एज मच, उतनी वेलोसिटी फिर आपको नहीं मिलेगी। सो देयरफॉर सी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन, यू विल हैव अ वेलोसिटी दैट इज लोअर। ठीक है जी, समझ में आया? Actually, then a rock of mass 2m traveling in a deep space at velocity v explodes into two equal parts, two equal mass of one of which is then stationary. What is the kinetic energy of the moving particle after the explosion? अच्छा, क्या बोल रहे हैं हमें? हमें ये बोल रहे हैं कि एक मास 2m का ये एक ऑब्जेक्ट जा रहा था वेलोसिटी v पे, राइट? एंड देन इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ व्हिच इज देन स्टेशनरी। अच्छा, तो कुछ ऐसा हुआ कि ये जो है वो सेम स्केल मतलब जैसे अल्मा ऐसे जैसे सेम स्केल्स। सो अब अगर मैंने सपोज करो ग्रेजुएशन वाली में ये 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर ये 1 2 3 4, तो वो बोल रहे हैं इसी सेम स्केल्स में रख के अगर हम दोबारा से ग्राफ बनाए तो फिर कैसा बनना चाहिए, राइट? सो बेसिकली वही 5 10 15 20 उन्हीं जगहों पे ही है, ठीक है? एक्चुअली आ जाते हैं हम इस पे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? 2m का एक ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी v से जा रहा है, इट एक्सप्लोड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ, सॉरी, टू पार्ट्स ऑफ इक्वल मास। तो ये जो है वो दो हिस्सों में टूटता है, एक ऐसा एक ऐसा। ये हो जाता है ऑब्वियसली मास m, ये हो जाता है मास m, 2m का आधा आधा मिल गया, और एक वो बोल रहे हैं उसमें से स्टेशनरी हो गया, यानी ये चीज, एक चीज जो है वो स्टेशनरी हो गई है, एक कोई ना कोई वेलोसिटी v2 से जा रही है। आई एम नॉट अज्यूमिंग द डायरेक्शन v2, मैं सिर्फ कह रहा हूं कोई ना कोई वेलोसिटी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल आफ्टर द एक्सप्लोजन? तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मेरे ख्याल से, तो ये मुझे मोमेंटम का सवाल लग रहा है, तो पहले मोमेंटम के थ्रू लेट्स वर्क आउट v2, लेट्स वर्क आउट v2। यस आकिब, यू आर करेक्ट, लेट्स वर्क आउट v2, एंड देन फिर जो है वो अपना काम कर लेंगे। अच्छा, हमें क्या पता है? मोमेंटम कहता है दैट द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। इनिशियल मोमेंटम कैसा है? लेट्स मेक अ कन्वेंशन लाइक दिस, और 2m था, वो जा रहा था वेलोसिटी v से, सो 2m एंड देन वेलोसिटी v, पॉजिटिव v, देन इक्वल्स टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। एक मास तो जीरो हो गया, दूसरा वाला मास क्या जा रहा है? दूसरा वाला मास m, वो वेलोसिटी v2 से जा रहा है। अगेन देखो, v2 पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, वो खुद ही आ जाएगा हमारे पास, अभी मैंने कोई डायरेक्शन सपोज करके इसमें नहीं डाली। सो m m कैंसिल, v2 आ रहा है 2v के बराबर। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं, क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट निकालनी है, ठीक है? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास हाफ मास क्या था उसका? उसका मास m था। उसकी वेलोसिटी क्या थी? उसकी वेलोसिटी 2v थी। 2v को जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ m, एंड देन 4v स्क्वायर, एंड वी कैन सी 2 और ये कैंसिल, ये बच जाएगा 2। सो हमारे पास आंसर आ गया 2mv स्क्वायर इज द वेलोसिटी, इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट, ठीक है जी? सो काइनेटिक एनर्जी पूछी थी। अब यू इफ यू वुड हैव गॉन और पहले से काइनेटिक एनर्जी का भी करते तो नजर आता है मेरे पास वेलोसिटी नहीं है, तो वो कंजर्वेशन मोमेंटम से निकाल ली, ठीक है जी? हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट इलास्टिक कोलिजन और एनीथिंग, तो इसलिए हमने कंजर्वेशन मोमेंटम लगाई, उसमें हम गए नहीं। अच्छा,
क्या बोल रहे हैं, अ हॉरिजॉन्टल मेटल बार PQ ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज हिंज्ड एट पॉइंट P, हिंज्ड एट पॉइंट P, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी हिंज आता है अक्सर और बेशतर सवाल ऐसा होगा कि वहां पे पिवट रखना पड़ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे फोर्सेस नहीं पता होती हैं हमें। द डायग्राम शोज द मेटल बार व्यूड फ्रॉम अबव, two forces 60 Newton and 5 Newton in the horizontal plane and act on end Q as shown. What is the resultant moment about P due to the two forces? तो कह रहे हैं पिवट इसको ले लो और रिजल्टेंट मोमेंटम निकाल लो। सो इजी पीजी, काफी आसान सवाल है, लेट्स सॉल्व दिस जल्दी से। तो 16 का एक कंपोनेंट होगा ऐसा which is going to be horizontal component। क्या होगा 16 का, what do I write that as, that shall be horizontal component, horizontal ये adjacent के साथ है, so this shall be 16 cos 30 और ये हो जाएगा फिर 16 sin 30। ठीक है ना, 16 cos 30 का कोई मोमेंट होना नहीं वाला क्योंकि इसमें से गुजरेगा। बोल रहे हैं रिजल्टेंट मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट आप हमें निकाल दें। तो रिजल्टेंट मोमेंट कैसे निकलता था, रिजल्टेंट मोमेंट निकलता था बाय कंसीडरिंग वन डायरेक्शन, लेट्स से क्लॉकवाइज को हम कह लेते हैं, लेट्स से दैट्स पॉजिटिव। ठीक है, तो जो भी क्लॉकवाइज मोमेंटम होगा हम उसको पॉजिटिव लेंगे, जो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। So let's work out our resultant moment, sorry। क्लॉकवाइज कौन सा है, लेट्स सी 5 न्यूटन वाला इज द क्लॉकवाइज, 5 न्यूटन वाला इज द क्लॉकवाइज। 5 न्यूटन कितनी उस पे जा रहा है, 50 सेंटीमीटर पे एक्ट कर रहा है। सो 5, डू नॉट फॉरगेट योर कन्वर्जन, 50 इंटू 10 पावर -2। अच्छा, और दूसरा वाला क्या है, 16 sin 30 है, ये कैसा जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज फैशन में। सो 16 sin 30 कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, इट इज आल्सो एक्टिंग एट 50 सेंटीमीटर, कोई मसले की बात नहीं है। तो 16 sin 30 and is acting at a 50 into 10 power -2। So can anyone give me the answer to this? अच्छा एक मिनट, एक चीज हो गई मुझसे मिस्टेक, 16 sin 30 मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, मैंने उसको भी गलती से पॉजिटिव लिया, लेट्स टेक इज नेगेटिव। यस, एक मिस्टेक जल्दी जल्दी में निकल गया। सो 16 sin 30 will be taken as negative। So 1.5 Newton meters, 1.5 Newton meters, let's check आ रहा है हमारा आंसर, so that's that। ए होगा इसका आंसर, let me see, एक सेकेंड। So okay, it is A, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। ओके, a cube WXZY has sides of length 2 centimeter and mass of 24 grams। The cube rests on a meter rule of negligible mass। meter rule का कोई मास नहीं है। The geometrical center of the cube is vertically above the 70 centimeter mark on the scale of the ruler। ठीक है, बोल रहे हैं geometrical center, they have not told you about the center of gravity। बोल रहे हैं क्यूब का geometric center जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है इधर 70 सेंटीमीटर पे, कहीं ना कहीं इधर है वर्टिकली अबव इस लाइन पे, कहीं ना कहीं इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। राइट, हमें पता भी है क्यूब का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, एट 70 इधर होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ना भी बता दे तो हम निकाल लें। ठीक है, तो ये बात उन्होंने अभी तक बोली, ये सेंटर है, दिस इज नॉट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, द क्यूब हैज नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में नहीं ले सकते हो। आगे लिख भी दिया है, सो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। The center of gravity of the cube is in the plane of the diagram। The rule rests on a pivot at the 50 centimeter mark। A mass of 23.4 grams is placed vertically above the 30 centimeter mark। The rule is horizontal and in equilibrium। What can be determined about the position of the center of gravity of the cube? ये center of gravity किधर है इस क्यूब का, इधर है उधर है किधर है, ये निकालने को ये चार स्टेप्स में नहीं। So how do you think we should go about first of all solving it? कोई ना कोई इसका सेंस निकालने, कोई हमें चीज पता चले इसमें क्या करना चाहिए। Clockwise moment shall equal to anti-clockwise moment। Yes, very good। So it is saying the rule is in horizontal and in equilibrium। So we shall use the principle of moments। हम कह लेंगे भाई sum of clockwise moments shall equals to sum of anti-clockwise moments। राइट, नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट करके इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं होगा। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो वेट्स है, वो वैसे ही बैलेंस होगा, उससे हमें ये डिस्टेंस नहीं पता चलेगा इसका वेट है का। तो हम क्लॉकवाइज मोमेंट्स इस्तेमाल करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर, और जो है यहाँ पे पिवट रख लेते हैं
ताकि यहाँ पे जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका पिवट हमें उसका फोर्स हमें ना लेनी पड़े। अच्छा नाउ सबसे पहले तो ये है, ये इसका होगा वेट डाउनवर्ड्स, लेट्स से इट्स डाउनवर्ड्स लाइक दिस। अच्छा जी, और ये कैसा है, दिस इज बेसिकली एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो दिस शैल बी गोइंग इन आर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसको लिख लेते हैं, क्या चीज है ये, दिस इज अ 23.4 ग्राम्स का मास, 23.4 is not the SI based unit, so in 10 power minus 3 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास वेट आ जाए, और फिर इसका मोमेंट आर्म ले लेंगे। मोमेंट आर्म क्या है, 30 से 50 है, ये क्या है सेंटीमीटर्स में है स्केल, सो यानी ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है ये डिस्टेंस, ठीक है, इसका भी हमने ख्याल रखना है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब्दुल्ला ने कुछ मोमेंट्स निकालते वक्त कन्वेंशन बनाने की जरूरत है, इट ओनली इंप्लाइज टू नेट मोमेंट, नेट मोमेंट क्वेश्चंस, क्योंकि देखो जब तुम देखो बेसिकली देखो अब्दुल्ला बेसिकली देखो क्या हो रहा है, it's this, you're saying the net moment is equals to the clockwise moment plus the anti-clockwise moment, right? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है नेट मोमेंट जीरो है, राइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट मोमेंट जीरो। तो जब नेट मोमेंट जीरो होता है, सो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्लस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, एक चीज को उधर भेज दोगे तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स शैल इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, वो ये कहानी है। तो हाँ, जब नेट मोमेंट इस्तेमाल कर रहे हो एक साइड में रख के कर रहे हो कैलकुलेशन, तब कन्वेंशन बनानी पड़ेगी, वैसे मोमेंट्स के लिए नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक स्टेप उसका आगे का है, वो जीरो रखा, कोई भी चीज आपने नेगेटिव कंसीडर कर दी, वो आपने दूसरी साइड में भेजी ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अच्छा क्लास रीस्टार्ट होने वाली है, क्लास रीस्टार्ट करते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा सो 20 सेंटीमीटर का मोमेंट आर्म है, हम इधर 20 सेंटीमीटर भी डाल देते हैं, इसका मोमेंट आर्म 20 इंटू 10 पावर माइनस 2। अच्छा नाउ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ऑब्वियसली अगर इसका वेट लेट से यहाँ कहीं पे भी है, इट्स फ्रॉम हियर या इट्स फ्रॉम हियर, कहीं भी होगा, इसके अंदर ही होगा, लाजमी बात है, तो कहीं से भी आ रहा है ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, राइट। सो अब इसका वेट कैसे निकलेगा, इसका मास इंटू 9.4 9.81, सो बेसिकली 24 ग्राम्स है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे, फिर 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन इसका मोमेंट आर्म। अब हमें इसका डिस्टेंस नहीं पता है, क्या हो रहा है भैया, एक सेकंड बहुत लैग हो रही है। अच्छा इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता, राइट, वी नॉट गोइंग टू पुट इन 70, वी नॉट गोइंग टू पुट इन 69, वी नॉट गोइंग टू पुट इन 70, हमें वन नहीं पता, वी डोंट नो, सो वी जस्ट गोइंग टू पुट इन एज डी, हमारा पास आ जाएगा, ये कैलकुलेशन हमारे पास हो जाएगी। अच्छा अगर आप चाहें तो आप इधर भी डी को पहले से ही सेंटीमीटर्स सपोज करें और उसको पहले से कन्वर्ट करके इधर रख ले, कर सकते हैं, ना करना चाहें तो वैसे भी आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, खुद ही आ जाएगा इस सेंटीमीटर्स में, खुद ही आ जाएगा जैसे आना होगा, मुझे नहीं उसमें प्रॉब्लम है। ये कैंसिल हुआ इसके साथ, 9.81 कैंसिल हुआ इसके साथ, डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है 23.4 इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 824, तो डी क्या आ रहा है हमारे पास 0.195, वेरी कन्वीनियंटली 0.195 मीटर्स। इसको अगर सेंटीमीटर में करना चाहे तो आखिर ने आंसर दे दिया है 19.5 सेंटीमीटर्स आ रहा है, यानी दैट मींस 50 से ये कितना दूर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज दूर अबाउट ए 19.5, राइट। 19 कितना होगा, 19 होगा 69 तक, और 0.5 उससे आगे, बेसिकली ये 69.5 पे क्या आ रहा है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, राइट। अच्छा अब हमें क्या बचा है, हमें ये पता चला है कि इसका वेट जो है वो अलोंग दिस लाइन कहीं पे, ये नहीं पता वर्टिकल पोजीशन नहीं पता चली है हमें, इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पता चल गई है कि ये इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, इट शैल बी समवेयर ऑन दिस लाइन। अब वेट जहां से भी एक्ट करे इस लाइन पे, वो तो हम देख लेंगे, वो उसका मोमेंट आर्म तो वही है, ठीक है। सो लेट्स सी कौन सा आना चाहिए, इट मस्ट बी समवेयर अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम डब्ल्यू एक्स नहीं, हमने कहा हमें वर्टिकल पोजीशन नहीं पता चली है, हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन पता चली है, सो दिस इज रॉन्ग। It must be somewhere along a horizontal line that is 0.5 centimeter from YZ. Again, horizontal position, vertical position की बात कर रहे हैं, तो हमें वो पता नहीं चली है। It must be somewhere along a vertical line that is 0.5 centimeter from line WY. बिल्कुल सही बोल रहे हैं, WY से 0.5 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये जो है वो हम टिक कर लेंगे। बाकी लास्ट भी देख लेते हैं, मस्ट बी समवेयर फ्रॉम वर्टिकल लाइन दैट इज 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट से 0.5 सेंटीमीटर पे नहीं है, एग्जैक्ट से 0.75 सेंटीमीटर, सॉरी एग्जैक्ट से 1.5 सेंटीमीटर दूर है ये, ठीक है जी। सो दिस इज रॉन्ग। समझ में आया क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर?
हॉरिजॉन्टल वाली बात समझ नहीं आई बेसिकली। देखो अब अगर हम ये करते थे कि लेट्स से कि ये एक क्यूब है, राइट। अब तुम कह रहे हो कि इसका वेट यहाँ पे है, तो यहां से भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट। इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, जो मोमेंट आर्म निकाल के जो हमारा पिवट से डिस्टेंस आया, वो आया ये वाला, ये मोमेंट आर्म आया, ठीक है। वो मोमेंट आर्म इस वेट के लिए भी वही आएगा। और सपोज करें अगर हम यहाँ से मार्क करते कि वेट जो है वो थोड़ा नीचे से एक्ट कर रहा है, वो उस वेट के लिए भी वही आता। या फिर हम कहते हैं नहीं यार, वेट जो है वो इन दोनों के बीच में से यहाँ से कहीं एक्ट कर रहा है, जब तक वो इस वर्टिकल लाइन पे होता है तो हम क्या कहते हैं, उसका मोमेंट आर्म यही आ रहा है, इज द सेम मोमेंट आर्म। इन तीनों वेट्स का मोमेंट आर्म क्या आ रहा है, वही 20 सेंटीमीटर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। वही 20 सेंटीमीटर तीनों वेट्स का आ रहा है, चाहे थोड़ा सा ऊपर लो वर्टिकल लाइन पे, चाहे थोड़ा सा नीचे लो, चाहे तो जैसे भी लो। अगर इस वर्टिकल लाइन पे ले रहे हो तो वो ऐसा ही आ रहा है। अब तुमने देखो, तुमने निकाला क्या है, तुमने ये निकाला है कि ये पिवट से कितना दूर है इसका वेट। आपने निकाला ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है 19.5 सेंटीमीटर, राइट। सो यू हैव वर्क दैट आउट। अब बेसिकली देखो क्या हो रहा है, बेसिकली ये देखो, तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये पता है वेट शायद यहाँ पे हो सकता है, या हो सकता है वेट जो है वो यहाँ पे हो, या हो सकता है वेट जो है वो यहाँ पे हो, राइट। यू डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द वेट ऑन दिस वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आपको नहीं पता, ठीक है। सो बाकी वो बोल रहे हैं, जब वो हॉरिजॉन्टली की बात कर रहे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं कि डब्ल्यू एक्स से 0.5 सेंटीमीटर पे है, सो डब्ल्यू एक्स पे वो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन 0.5 सेंटीमीटर से कहीं खींचो, तो इस पे कहीं है। हाँ हो सकता है इधर होता, लेकिन इधर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना इधर होने की, ना इधर होने की, ना इधर होने की, ना इधर होने की। पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी यही है कि यहीं पे ही होगा इसका। पॉसिबिलिटी क्या है कि इस वर्टिकल लाइन पे होगा इसका, ठीक है। द पॉसिबिलिटी इज, हमने कंफर्म कर लिया कि वर्टिकल लाइन पे कहीं पे भी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें नहीं बचला, हमें ये नहीं पता कि इस एंड से कितना नीचे है या इस एंड से कितना ऊपर है, वो हमें नहीं बचला। अब हमें बेसिकली मोमेंट्स लेने पड़ेंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन, फिर उससे वो चीज आएगी। लेकिन खैर वो बहुत आगे की कहानी है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सही, आप समझ में आया, क्लियर हुआ। when you're finding out moments, तुम्हें सिर्फ ये बचेगा कौन सी वर्टिकल लाइन पे एक्ट कर रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाते हैं अब हम इस पे। A rigid sphere is held at rest on the seabed. When the sphere is released, it rises to the surface of the sea. The sea water has a uniform density. Which statement about the sphere from its release until it reaches the surface is correct? तो A, B, C, D कौन सी जो है वो आपको सही लग रही है? आकिब से सी। बाकी बच्चे क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा चलो, लेट्स जो है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस अल्मा, यू आर करेक्ट। जो दो बच्चे ने ए डी बोला है, एमन और अल्मा ने, उन्होंने सही आंसर दिया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। दिस इज अ स्फीयर, ठीक है। ओरिजिनली इसके ऊपर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, राइट, इसका एक वेट एक्ट कर रहा था। एंड इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट होगी, बिकॉज दिस इज द फ्लूइड, दिस इज इन अ फ्लूइड, सो वी शैल हैव ए अपथ्रस्ट। सो अपथ्रस्ट लाइक दिस। अच्छा अब होता क्या है, होता ये है कि क्योंकि अपथ्रस्ट जो है वो वेट से बड़ी है, तो फिर ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक नेट एक्सेलरेशन डेवलप होती है और ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, राइट। इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग अपवर्ड्स। अच्छा जब ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, व्हेन इट विल स्टार्ट गेनिंग अ वेलोसिटी अपवर्ड्स, प्रॉब्लम क्या है, अनदर फोर्स विल डेवलप, बिकॉज आप एक फ्लूइड में हो। और वो फोर्स क्या कहलाती है, वो फोर्स कहलाती है हमारी कौन सी फोर्स, द ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स क्या करना शुरू करेगी, ड्रैग फोर्स फिर इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से रोकने की कोशिश करेगी। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एज लॉन्ग एज आर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एज लॉन्ग एज आर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जाहिर बात है ऊपर जा रहा है, तो जब तक ऊपर की तरफ है नेट एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज कर रही होगी, ड्रैग फोर्स नीचे तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट। सो क्या बोल रहे हैं वो, द स्फीयर ऑलवेज मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नो दैट इज रॉन्ग। आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रही है, उसकी वजह से नेट फोर्स चेंज करती रहेगी हमेशा, तो दैट इज द थिंग।
द स्फीयर ऑलवेज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले जीरो रेस्ट पे था, फिर एक्सेलरेशन आई इसमें तो ऊपर की तरफ इसने जाना लगा, फिर ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके ड्रैग फोर्स, अपथ्रस्ट, वेट सारी तमाम बराबर होंगी, तब जाके वो कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फौरन रिलीज हुआ फौरन कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ड्रैग फोर्स डेवलप होगी, जब ड्रैग फोर्स बराबर कर देगी सारी कहानी को, जब इक्विलिब्रियम में आएगा तब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। फिर द अपथ्रस्ट ऑन द स्फीयर ऑलवेज डिक्रीजेस, ये प्रूव करने के लिए अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज रॉ जीवी। जब हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, आपको क्या पता है, आपको पता है रॉ भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी कांस्टेंट। जब ये तमाम चीजें कांस्टेंट है तो अपथ्रस्ट चाहे नीचे पे लो चाहे यहां पे लो, इट शैल नेवर चेंज। पूरी जर्नी यहां से लेके यहां तक की, जब तक ये सरफेस पे नहीं पहुंच जाता, आपके पास अपथ्रस्ट जो थी वो कांस्टेंट थी। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो आपकी अपथ्रस्ट जो है वो कांस्टेंट है, इट शैल बी ऑप्शन डी, ठीक है जी। व्हाट इज अ यूनिट फॉर डेंसिटी, ए बी सी डी? डी, यस वेरी गुड। सो बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें कोई भी ऐसा चुनना था जिसमें मास अपॉन वॉल्यूम हमें काफी क्लियरली नजर आ रहा हो। सो इट्स माइक्रोग्राम मास अपॉन मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है जी। सो दैट्स दैट। अच्छा जी, ये क्या दिया हुआ है हमें, the total energy input E in a process is partly transferred to useful energy U and partly transferred to the energy that is wasted. What is the efficiency of the process? A B C D, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए ठीक है, अंडरस्टूड सी बात। इट्स यूजफुल अपॉन टोटल इनटू 100। अब वो पावर में हो चाहे वो एनर्जी में, इट्स यूजफुल अपॉन टोटल। वेस्टेड एनर्जी उसमें लाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट्स इट। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू दिस, अनदर हार्ड क्वेश्चन will require all of our work energy power की information. An escalator is 60 meter long and lifts passengers through a vertical height of 30 meters as shown. ठीक है, 30 मीटर से पैसेंजर्स को उठाता है, 60 मीटर चलाता है, ठीक है। To drive the escalator against the forces of friction when there are no passengers requires a power of 2 kilowatts. यानी जब कोई पैसेंजर नहीं है, कब कोई कहानी नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन है, तो हमें 2000 वॉट जो है वो सिर्फ इस एस्केलेटर को चलाने के लिए चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रही है सिस्टम पे, ठीक है जी। The escalator is used by passengers of average mass 60 kg and the power to overcome friction remains constant. How much power is required to drive the escalator when it is carrying 20 passengers and is traveling at 0.75 meter per second? ठीक है, so let's start working. कहानी क्या है क्या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अक्सर व बेशतर ये हिंट आपको जरूर दी जाएगी। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए आसान हो गई हमारे लिए बात। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो एस्केलेटर की ड्राइविंग फोर्स है वो दोनों वो जो है वो बैकवर्ड फोर्सेस के बराबर, राइट। अच्छा, अब सारी फोर्सेस मार्क कर लेते हैं भाई। एक तो ये एस्केलेटर की ड्राइविंग फोर्स है, राइट। वन विल बी द एस्केलेटर की आपकी ड्राइविंग फोर्स, दैट इज लाइक दिस। लेट्स से दिस इज द थ्रस्ट फोर्स फ्रॉम द एस्केलेटर। अच्छा, एक फोर्स कैसी होगी, एक फोर्स होगी आपकी वेट, सारे तमाम पैसेंजर्स का वेट होगा, राइट। लेट्स मार्क दैट डाउनवर्ड्स। लेकिन हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे सिर्फ ये वाला पीछे वाला वेट, द कंपोनेंट दैट इज डाउन द स्लोप, क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और वो वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में हमारी कोई नेट फोर्स नहीं है। सो विल नॉट बी टेकिंग दैट। हम वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, हम वर्क डब्ल्यू साइन थीटा के अगेंस्ट कर रहे होंगे, जो इसका कंपोनेंट आ रहा है पीछे की तरफ। तो जरा ये भी मार्क कर लेते हैं भाई। ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, मैं ये वाला W पे हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वरना कंफ्यूज करेगा हमें, बहुत गंदी हो जाएगी डायग्राम। और मैं ये रेड से जरा मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये रेड से दिस इज माय W एंड एंगल अगर मैं ये निकाल लूं थीटा तो ये W साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये एंगल निकाल लेते हैं। क्यों? हमें राइट एंगल दिया हुआ है, दिस इज 30 मीटर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ 60 मीटर। तो एक काम कर लेते हैं भाई, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 अपॉन 60 इट्स कमिंग आउट टू बी ए हाफ, ठीक है। ऐसा करते हैं, क्या करते हैं,
लेट्स साइन थीटा को ही पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा निकालने के बजाय 30 निकालने के बजाय हम पूरा साइन ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, तो दिस इज बेसिकली हाफ डब्ल्यू, ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात क्या आ गई, दूसरी बात ये हो गई क्योंकि ये सब कुछ ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है, तो लास्ट कहानी हमारी आ जाती है, और वो लास्ट कहानी किस चीज की है, तो वो है हमारी कहानी फ्रिक्शन की। मैं इसको भी रेड से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि अगेन कुछ नजर नहीं आ रहा है इस डायग्राम में, मार्क करते हैं। सो हमारी फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड्स होगी। अच्छा अब आ जाते हैं हम किस कहानी पे, अब आ जाते हैं हम अपनी बातों पे, सारी चीजें डिस्कस करें। अच्छा ना व्हाट डू वी नो, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में है, हमारी नेट फोर्स जीरो होगी, सो वी नो दैट द थ्रस्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू द W sin theta प्लस द फ्रिक्शनल फोर्सेस, राइट, सो दैट्स द थिंग, ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा W sin theta 60 kg है एवरेज मास सबका, और 20 पैसेंजर अभी फिलहाल जा रहे हैं, 60 kg मास है हर पैसेंजर का, और 20 अगर जा रहे हैं, सो बेसिकली वेट कितना आ रहा है हमारा, 60 पैसेंजर्स हर पैसेंजर का मास, सॉरी 60 kg मास हर पैसेंजर, सॉरी 20 पैसेंजर्स हैं और उनको 9.81 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास उनका वेट आ जाएगा। कोई ये वैल्यू अलग से बता देगा मुझे क्या आ रही है, 16 to 20 1200 into 9.81 11772, थैंक यू, 11772 न्यूटन्स आ रहे हैं हमारे, क्या चीज, हमारा वेट आ रहा है, दिस इज आर वेट। चलिए नाउ थ्रस्ट फोर्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं, थ्रस्ट फोर्स हमारी ये आ गई है 11772, और हमने साइन थीटा लेना था यानी हम इसका हाफ लेंगे, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। अच्छा अब हमने निकालनी है किसी ना किसी तरह वो फ्रिक्शनल फोर्स, ताकि हम फिर थ्रस्ट फोर्स निकाल के और फिर उसकी पावर निकाल सके, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमें क्या बोला था, हमें बोला हुआ था कि टू ड्राइव द एक्सीलरेटर अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन व्हेन देयर आर नो पैसेंजर्स यू रिक्वायर अ पावर ऑफ 2000 watts एग्जैक्टली। अल्मा सेज भाई हम पावर इक्वल्स टू एफ बी लगा लेते हैं, पावर दी हुई है हमें 2000, फोर्स हमें निकालनी है, वेलोसिटी हमें दी हुई है, हम 0.75 पे जा रहे हैं, सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्किंग आउट ओवर हियर, 2666.67, 2666.67, let's put that over here as well, 2666.67, और हमारे पास फिर थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेट्स कैलकुलेट, 11772 into 0.5 plus 2666.67, अच्छा जी ठीक है, क्या आ रही है वैल्यू, इज इट कमिंग आउट टू बी 8552.67 जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सो इट्स कमिंग आउट टू बी एन 8552.67। अब क्या बोला है भाई, आप पावर निकाल दो, तो पावर निकाल देते हैं, हमें कोई मसले की बात नहीं है, हमारा क्या जा रहा है, सो 8552.67 वापस से वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करके हमारे पास पावर आ जाएगी, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6414 watts, ठीक है जी, 6414 आ रहा है, एक सेकंड में कंफर्म करूं, 6414 आ रहा है, सो दैट मींस इट्स अ 6.4 किलो वॉट्स। अच्छा ना कुछ और अप्रोचेस भी हैं, हाँ एग्जैक्टली यही तो मैं कहता हूँ, वर्क एनर्जी पावर का तो ये बहुत वो है कि एक पूरा पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर 1 में उठा के दे देंगे 1 मार्क के लिए। अच्छा कुछ और भी तरीके थे इसको करने के, थोड़े और आसान तरीके भी हैं भाई, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस टू पावर, ठीक है, आप फ्रिक्शन की फोर्स निकालने के बजाय फ्रॉम दी पावर आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे कि आप वेट की पावर निकाल लेते, ठीक है। वेट की पावर कैसे आती, ये आपको पता चल गई थी, आपको आपको W sin थीटा पता चल गया था, W sin थीटा यू गॉट टू नो, इधर आ गया था 11772 एंड देन हाफ, तो ये क्या आ रहा है 11772 into 0.5 दैट्स कमिंग आउट टू बी ए 5886, ठीक है जी, ये आ रही है आपकी W sin थीटा। अब आपको पता है कितना हमें पावर चाहिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए, हम ये निकालने के हमें कितनी पावर चाहिए W sin थीटा के अगेंस्ट वर्क करने के लिए, तो वो भी कैसे आ सकती है, वो भी आ सकती है थ्रू FV, राइट, सो हमें चल गया 5886 एंड देन 0.75 से मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती, क्या आती 4414, so it's coming out to be a 4414 watts, यानी ये क्या चाहिए, दिस इज द पावर रिक्वायर्ड, पावर
टू डू टू मूव अगेंस्ट फोर्स, टू मूव अगेंस्ट वेट, या डब्ल्यू साइन थीटा टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये पावर आ गई डब्ल्यू साइन थीटा के अगेंस्ट काम करने के लिए। अब 4414 डब्ल्यू साइन थीटा के अगेंस्ट काम करने के लिए 2000 वॉट्स वैसे ही आपको फ्रिक्शन को चाहिए थे, 4414 प्लस 2000 करो, वही आ रहा है 6414, वही आ रहा होगा 4414 प्लस 2000 6414, वैसे भी आ सकता था। सो आप एक और तरीका भी कर सकते थे कि पावर रिक्वायर्ड इन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस पावर रिक्वायर्ड अगेंस्ट वेट, तो वो आ रही है आपके पास 4414 प्लस योर 2000, तो ये तरीका भी हो गया 6414, इधर से भी आ गए हम। ठीक है जी। एक और तरीका भी है, ठीक है, लेकिन आई वांट यू गाइस टू ट्राई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्राई करेंगे, तो मैंने दिखा दिया। एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है, यूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जीज का खेल इस्तेमाल करके काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नजर आ रही है आपको, तो फिर आप लोग उससे भी कर सकते हो कि कितनी पावर चाहिए होगी, दैट इज फॉर यू गाइस, वो वर्किंग करके जो है वो मुझे बताओगे कि वो कैसे आ रहा है। ठीक है, अब आ जाती है इस पे। A rock of mass 40 kg is released from rest from a height of 20 meter above the surface of a planet. The rock has kinetic energy of 32 kilojoules when it hits the surface of the planet. The planet does not have an atmosphere. What is the weight of the rock on surface of the planet? ये निकाल लेते हैं भाई, क्या बोल रही हैं, planet does not have an atmosphere, यानी no work done against friction. So work done against friction क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। रॉक 40 मास का था, 20 मीटर हमने फेंका है, सो बेसिकली क्या है, देयर टेलिंग यू यूज डेल्टा जीपीई इक्वल्स टू डेल्टा के ई। डेल्टा जीपीई क्या होता है, इट्स गोइंग टू बी गिवन बाय एमजी डेल्टा एच। वो सारा का सारा किस चीज में बना है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बना है। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू हमें दी हुई है 32 किलो जूल्स हमें दी हुई है, 32,000। ठीक है, आपको बोल रहे हैं वेट निकाल दो रॉक का, तो हम वेट निकाल लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, ऐसा करते हैं, mg तो वेट ही होता है, तो वेट विल इक्वल्स टू 32,000 डिवाइडेड बाय द डेल्टा एच, दैट इज 40। ये वैल्यू क्या आ रही है, 800, इज इट कमिंग आउट 800, 800 रियली, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, या सॉरी, ये हो गई मिस्टेक मुझसे। 40 केजी मास था, मुझे हाइट डिवाइड करनी थी जो 20 मीटर थी, सॉरी, 20 से डिवाइड करेंगे तो आई सपोज ये फिर 1600 आ रहा होगा, आई होप सो एटलीस्ट, राइट। तो मुझसे मिस्टेक हुई, आई गलती से पिक्ड अप द मास इंस्टेड ऑफ द हाइट। सो दिस इज 1.6 किलो न्यूटन, अगेन वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अ मेटल वायर स्ट्रेच, द वायर ओबेज हुक्स लॉ, व्हिच क्वांटिटी हैज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, तो कौन सी वैल्यू इसमें से चेंज नहीं करेगी, ए बी सी डी। चलिए ये तो बहुत आसान है, D would not change. Young modulus remains constant for a material whether it's extended or not extended. An object is stretched until it reaches the elastic limit. Which statement must describe the stress on the object when it is at the elastic limit? तो A B C D कौन सा ऑप्शन सही होगा? इलास्टिक लिमिट क्या थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज टू बिहेव प्लास्टिकली, राइट। सो इलास्टिक लिमिट क्या थी, इलास्टिक लिमिट ये थी, इफ यू रिमेंबर आवर फोर्स एक्सटेंशन कर्व, द फोर्स एक्सटेंशन कर्व यूजुअल वाला बना रहा हूं जो अक्सर बेशतर होता है, द फोर्स एक्सटेंशन कर्व इज लाइक दिस, सॉरी, पहले स्ट्रेट लाइन एंड देन इट यूज्ड टू गो ऑफ लाइक दिस। ये होती थी हमारी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कहीं आगे जाके हमारी इलास्टिक लिमिट आ रही होती थी। इलास्टिक लिमिट आने के बाद जब ऑब्जेक्ट वापस से अनलोड करता था तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं पहुंचता था। दिस वाज द लोडिंग कर्व, दैट वाज द अनलोडिंग कर्व। सो इलास्टिक लिमिट जब रीच तो अनलोड वापस से ओरिजिनल प्लास्टिक हो जाता है, इट वुड टू हैव अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर व्हिच द ऑब्जेक्ट ओबेज हुक्स लॉ, नहीं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो। इट इज मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, नॉट बिफोर। अगर ये लिखते हैं कि इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जा सकता है इससे पहले कि वो इलास्टिकली बिहेव करने लग जाए। गलत बात बोल रहे हैं भाई, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है कहां तक का, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जहां तक कि ऑब्जेक्ट खुद इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो कर रहा है, राइट। सो दिस इज इंग्लिश में खेला हुआ है, दिस इज द पॉइंट टिल विच जो है हमारी इलास्टिक बिहेवियर हमें मिलेगा। सो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट तक हमें पूरा इलास्टिक बिहेवियर मिलना है, ठीक है जी।
सी क्या बोल रही है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन यू अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट हैज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये सही बात लिखी हुई है, बोल रहे हैं भाई इलास्टिक लिमिट तक जब हम जब ले जाएंगे उसके बाद फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। सो ऑप्शन इज सी। फिर क्या बोल रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर इट ब्रेक्स। वो ब्रेक्स वाला पॉइंट कहा था, वो ब्रेक्स वाला पॉइंट थोड़ा सा और आगे आता है, इधर कहीं आता है, दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। इधर जाके मटेरियल टूट ही जाता है, वो एक हिस्से में फिर नहीं रहता है। ठीक है, सो इधर आ गया हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया पेपर 2 का पूरा पेपर 1 में सॉल्व करने को, तो अब देखो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पार्ट्स जो हैं वो काफी आसान आसान नहीं है। ठीक है, रियल में मैं समझा रहा हूँ, पहले ये करके बताओ क्वेश्चन नंबर 20। Which statement about progressive wave is correct? Yes, it's going to be D. They transfer energy from. They are always transverse waves, no longitudinal भी हो सकती है. They exist in solids but not in liquids. गलत बात है, सब जगह हो सकती है. The decrease in frequency as the speed increases, velocity equals to f lambda. तो जैसे जैसे उनकी स्पीड इंक्रीज करेगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करनी चाहिए अगर लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, सो दैट इज आल्सो ए रॉन्ग ऑप्शन। सो ये तो हो गया। अच्छा, अलमा कह रही है बी समझ नहीं आया। अच्छा, बी क्या बोल रहा है कि जो इलास्टिक लिमिट है वो पॉइंट है जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस का है बिफोर द ऑब्जेक्ट हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब वो ये बात बोल रहे हैं कि हम इलास्टिक लिमिट तक एक्सटेंड कर दे लोड कर दे। अब ये बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जिसके बाद आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है जी, बी ये बोल रहा है, बी बोल रहा है कि इलास्टिक लिमिट के बाद आपको फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पे पहुंचेगा। ये गलत है। ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट के बाद पहुंचने के बाद उसके बाद से फिर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आता, वो फिर किसी और डिफॉर्म लेंथ में जाता है। सो बोल क्या रहे हैं, बिफोर इट हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। राइट, इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है बिफोर विच यू हैव इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है जी, सही यही बोल रहा है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब ये बोल रही है कि ये सारा रीजन जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का है और ये सारा पार्ट जो है उसका पहले का है। सो गलत बात कर रहे हैं भाई, ये पूरा पार्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन का है, वो बाद वाला प्लास्टिक का है। ठीक है, समझ में आया? इसके लिए इंग्लिश जो है वो हमारी मसला ये है कि सीआई वालों को पता नहीं क्या इतनी कंफ्यूजन देते हैं। सो इलास्टिक लिमिट इज आफ्टर पॉइंट पी बट बिफोर ई। नहीं, इलास्टिक लिमिट इज ई। इलास्टिक लिमिट जो है वो ई ही है। बी में ये बोल रहे हैं, बी में क्या बोल रहे हैं, बी में देखो, बी में ये बोल रहे हैं कि हम, क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी ना। यस, सो इलास्टिक लिमिट इज आफ्टर पॉइंट पी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज आफ्टर पॉइंट पी बट बिफोर ई। नहीं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल द वे फ्रॉम ओवर हियर टिल ई। उसके बीच में एक पॉइंट आता है विच इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो प्रोपोर्शनलिटी है, वो फोर्स और एक्सटेंशन की प्रोपोर्शनलिटी है कि उस वक्त तक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, अच्छा बेसिकली देखो, थोड़ा सा इसको समझो इंग्लिश में क्या हुआ है, अब्दुल्ला भी कंफ्यूज हो गए। क्या बोल रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस है इससे पहले कि ऑब्जेक्ट आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन करके दिखा दे। क्या बोल रहे हैं, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है इससे पहले कि आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन करके दिखा दे। यानी इंप्लीकेशन क्या है, इंप्लीकेशन ये है कि इलास्टिक लिमिट के बाद इलास्टिक डिफॉर्मेशन मिल रही है आपको, वो गलत है, दैट्स द रॉन्ग ऑप्शन। इलास्टिक लिमिट से पहले मिलती है आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन। राइट, समझ में आ गया अब्दुल्ला? क्लियर हुई इंग्लिश? यस, एक्चुअली अब आ जाते हैं इधर। A cathode ray oscilloscope is used to determine the frequency of a sound wave. The diagram shows the wavefront on the screen. The time-based setting is 5 millisecond per division. What is the best estimate for that? कोई मसले की बात नहीं है भाई, हमें नजर आ रहा है ये थोड़ा कम है टाइम पीरियड। राइट, अब्दुल्ला कह रहे बी। सो लेट्स सी, टाइम पीरियड पूरा ये नहीं है जो मैं ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कम है, हम उसमें एस्टिमेट लगा लेंगे। एक डब्बा, दो डब्बे, तीन डब्बे, हमें पता है कि अगर एक डब्बा जो है वो 5 मिली सेकेंड का है तो तीन डब्बे क्या है हमारे टाइम पीरियड के बराबर है। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं इधर से, वो आ रहा है 15 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। राइट, अब कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो 1/15 इंटू 10⁻³
अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 71 आ रहा है, लेट्स सी। सो 1 डिवाइड बाय 15^3, 66.67। एक सेकेंड, हैव आई डन दिस करेक्टली? एक डब्बा, दो डब्बे, तीन डब्बे, ठीक है, हमारे फ्रीक्वेंसी यही आ रही है 5 मिली। हाँ, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, क्या था 66.7 हर्ट्स। ये आ रही है हमारी फ्रीक्वेंसी, राइट। अच्छा, नाउ 2 पॉइंट लें अगर तो आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक है, बात सही है, लेकिन 66.7 हर्ट्स से हमने क्या क्या लेना है, हमने करीब, यस एग्जैक्टली, पूरे 3 बॉक्सेस नहीं है, तो हमें क्या लेना है, सबसे करीब आंसर लेना है, राइट। सो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है हमें, कि ऑब्वियसली 71 इज द आंसर, दैट इज मोस्ट क्लियर। 66 और 50 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, सो दैट्स नॉट दैट, इट्स गोइंग टू बी बी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एस्टिमेट लेनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है थोड़ा सा कम है, तो अब्दुल्ला कह रहे हैं अगर हम 2.8 लेते बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ 3, उससे भी कर सकते हो, 2.75 लेते उससे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इस तरह से कर लिया, जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए बात, दैट्स दैट। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन है। द वार्निंग सिग्नल ऑन एन एम्बुलेंस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज, द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, द एम्बुलेंस इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, द एम्बुलेंस passes and then moves away from the observer with no change in velocity. Which overall change in observed frequency takes place between the times at which the ambulance is a long way behind the observer and is a long way in front of the observer? यानी बोल रहे हैं पहले अप्रोच थी, फिर जो है वो लीविंग थी, दिस इज डॉपलर्स इफेक्ट, लेट्स सॉल्व। तो द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज 330। पहले क्या कर रहे थे, हम अप्रोच कर रहे थे, तो अप्रोच वाली केस में माइनस लेते हैं, हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी थी 25 की, हमारी फ्रीक्वेंसी जो थी वो 600 थी। और फिर बाद वाली केस में जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 330 अपॉन 330, और अब हम सेपरेट कर रहे हैं तो प्लस 25 करना पड़ेगा, और फिर हमारी ये 600 हो जाएगा। सो व्हाट आर द आंसर्स दैट वी गेटिंग टू बोथ ऑफ देम? 649 for approach, so we are getting 649 hertz for approach, और होनी भी चाहिए, अगर हम अप्रोच कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आनी चाहिए थी, एंड तकरीबन आई बिलीव 550 फॉर द 558, ओके, एंड 558 फॉर लीविंग। अब क्या करना है, हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है, 649 में से 558 सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या आ रहा है आंसर, 91, so that should be our difference, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कहीं पहले भी करवाया, आई डोंट रिमेंबर कहां पे करेक्ट एग्जैक्टली। अच्छा, ब्रीफ पल्सेस ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट आर emitted from the sun at the same time. The pulses travel the same distance to reach Mars. Assume that the pulses travel in a vacuum for the full duration of their journey. If all of them, in which order would the pulses arrive at Mars? तो अलमा कह रही है ए, यस अलमा बिल्कुल ठीक कह रही है, रेड ब्लू ग्रीन लाइट all travel at the same velocity 3 × 8, they shall all reach the first at the same time. लैम्डा से वेलोसिटी को फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी पर कॉम्पनसेटिंग है, सबकी वेलोसिटी 3 × 8 रहती है। फिर क्या बोल रहे हैं, टू कोहेरेंट प्रोग्रेसिव वेव्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज मीट एट अ पॉइंट, which condition must be satisfied for there to be zero resultant amplitude at the point where the waves meet? तो ए बी सी डी कौन सी कंडीशन जो है वो हमें सेटिस्फाइड रखनी चाहिए है? अब्दुल्ला सेज डी। हम्म, zero resultant amplitude, that means we want destructive, right? If we want destructive, actually, so we can clearly see the two waves must be in phase, that is wrong, ये हमें constructive दे देगा instead of destructive, so that is wrong. Akib says C, the two waves must be traveling in opposite directions. Two waves traveling in opposite directions जरूरी नहीं है। बाकी दूसरी बात, एक और चीज भी इधर से प्रूव हो जाएगी कि जब ये दोनों आके मिलती थी, ठीक है, तो यू यूज टू गेट व्हाट, आपको एक स्टेशनरी वेव मिलती थी जो किसी टाइम पे
हो सकता है शायद यूं हो सकता है वो फिर शायद इस तरह से हो जाए, हो सकता है फिर वो यूं हो जाए, हो सकता है फिर वो वापस से जो है वो उसको मतलब इट इज समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट। द आस्किंग यू हमारी जीरो होनी चाहिए हमेशा, हम जो भी पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है जी। सो इट इज नॉट अ कंडीशन दैट इज मस्ट, मतलब बात ये है, बात ये देखो कि अगर एक वेव आगे की तरफ आ रही है, एक वेव पीछे की तरफ आ रही है, अब वो बनाएंगे क्या, स्टेशनरी वेव। अब पूरी कहानी क्या लगेगी, स्टेशनरी वेव की लगेगी। स्टेशनरी वेव में एक पॉइंट पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन एक पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड आ रहा है, ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स भी डिस्प्लेस होंगे, सिर्फ नोड वाले पॉइंट रुके हुए होते हैं अपनी जगहों पे। फिर क्या होता है, फिर दोबारा से फ्लैट होती है, फिर इनवर्स उसमें उठती है, ठीक है। सो इट इज नॉट जीरो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो व्हिच कंडीशन मस्ट बी सेट फॉर देयर टू बी जीरो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट वेयर द वेव्स मीट। तो वो तो स्टेशनरी में भी पूरा जिस पॉइंट की बात कर रहे हो उसमें तो कोई पॉइंट डिस्प्लेस भी कर रहा है, फिर कोई पॉइंट स्टेशनरी भी होगा, सब कुछ होगा। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज फॉर द स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन, दिस इज फॉर स्टेशनरी वेव। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, why not A? The two waves must be emitted from their sources with the same intensity। हमने यही सब कुछ पढ़ा है किस चीज में, डबल स्लिट में। डबल स्लिट में the thing that we need to understand is के इंटेंसिटी सोर्स पे सेम होना जरूरी नहीं है, इंटेंसिटी जहां पे मिल रही है वहां पे सेम होना जरूरी है। वो क्यों, अगर इंटेंसिटी सपोज करो यहाँ पे भी आई थी और यहाँ पे भी आई थी, और मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट पे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट। अब मसला क्या है कि यू कैन क्लियरली सी ये वाली डिस्टेंस कम लेगी, दिस इज डिस्टेंस r1, ये वाली जो डिस्टेंस लेगी दैट शैल बी डिस्टेंस r2, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट r2 is greater than r1, r2 is greater than r1। so we can, अब देखो इनवर्स रिलेशनशिप, अब r2 लंबा डिस्टेंस, तो जो एम्पलीट्यूड इसका आ रहा है ये कम आ रहा है, एम्पलीट्यूड 2 इज कम। इसका जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही होगा, उससे तो ज्यादा ही होगा। तो इधर आपको कैंसिलेशन मिलेगी तो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगी, बट द प्रॉब्लम क्या है, कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज दोनों एम्पलीट्यूड्स है ही नहीं बराबर। फॉर देयर टू बी complete cancellation, what do you need, you need the two waves to have the same amplitude at that point, जब भी जाके a माइनस ए जीरो होगा, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जो हमारा 24D में हमें लाजमी चाहिए, ठीक है। बाकी सब लाजमी नहीं चाहिए, ठीक है। बी वाला तो कंप्लीटली रॉन्ग है। ए वाला जो है, हाँ हो सकता है कि बिल्कुल आप सेंट्रल मैक्सिमम वाला देख रहे होते या बिल्कुल सेंट्रल मैक्सिमम के साइड में, तो हो सकता है हाँ वहां पे सेम इंटेंसिटी की बात चल जाए, लेकिन और पॉइंट्स के लिए फिर नहीं चलेगी। और तीसरा वाला टू वेव्स, वो फिर स्टेशनरी वेव की कहानी में चला गया। स्टेशनरी वेव में कोई पॉइंट्स डिस्प्लेड भी होते हैं, कभी कभी स्टेशनरी भी होते हैं, तो ये उस वजह से completely oscillation होता है। तो दिस इज नॉट आल्सो द करेक्ट ऑप्शन, द ऑप्शन इज डी। सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं? 2 minutes लेफ्ट। अच्छा, a corridor is 13.2 centimeter long and has closed doors that reflect sound at both ends. The speed of the sound in the corridor is 330 meter per second. What is the lowest frequency of sound that could create a stationary wave in the corridor with a node halfway along it? अच्छा, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, because all of them are reflections. But if both amplitudes same are added, then how is it destructive? No, it's not added. किसने कहा added है? The two waves must have the same amplitude at the point. देखो, टू वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट। अगर तो वो n प्लस हाफ लैम्डा आ रहा है तो उधर तो डिस्ट्रक्टिव होगी, अगर वो n लैम्डा तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगी, राइट। द थिंग इज कि अगर आपको डिस्ट्रक्टिव में बिल्कुल जीरो जीरो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेव का एम्पलीट्यूड लेके दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड करके जीरो करना पड़ेगा। यू नीड बोथ ऑफ देम टू हैव द सेम एम्पलीट्यूड, राइट। सो दिस इज अ कंडीशन दैट इज मस्ट फॉर जीरो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज मस्ट। अगर एक बड़ा है, लेट से अगर ये आ रहा है, लेट से अगर एक आता 2.3 और एक आता 2.1, तो यू वुड नेवर गेट अ जीरो रिजल्टेंट, बिकॉज कुछ ना कुछ आ रहा होता है, राइट। सो दिस इज द कंडीशन दैट इज मस्ट, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होना लाजमी है एट दैट पॉइंट फॉर देयर टू बी a माइनस ए जीरो, ठीक है। अच्छा जी, आ जाते हैं हम इधर। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, क्लोज डोर यानी नोड नोड एट आइदर एंड्स, और फिर इधर भी नोड। तो अपनी वेव जरा बना के देख लेते हैं। वेव हमारी जो है वो कुछ ऐसे बन रही है मेरे हिसाब से, इट्स समथिंग लाइक दिस, एंड देन रिफ्लेक्ट करके ये वापस आ जाएगी। अच्छा, वी कैन सी दिस इज अ कंप्लीट लैम्डा, ये पूरा एक कंप्लीट लैम्डा आ रहा है,
और लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है 13.2। सो लैम्डा हमारा आ रहा है 13.2 मीटर्स। पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बता दो, स्पीड बताइए, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा इस्तेमाल करके हम फ्रीक्वेंसी बता देते हैं। ठीक है, क्लास रिस्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग जल्दी से आ जाइएगा, मैं ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व कर रहा हूँ। 13.2 फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, 330 डिवाइड बाय 13.2 एंड दैट इज 25 हर्ट्ज। So this is option C, 330 divided by 13, 25 आ रहा है एग्जैक्ट। नोड हाफ वे अलॉन्ग है, ठीक है समझाता हूँ। क्लास रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोग आ जाओ जल्दी से। रिकॉर्ड। अच्छा, वाटर वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर फॉर्म्ड इन अ रिपल टैंक। द वेव्स आर डायफ्रैक्टेड एज दे पास। अच्छा सॉरी, अब्दुल्ला ने एक सवाल पूछा था, ये बात समझ नहीं आई कि हाफ वे नोड होना चाहिए। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि 13.2 के बिल्कुल बीच में भी एक नोड होना चाहिए, वो ये बोले, तो इसलिए मैंने एक नोड यहाँ पे बनाया। ठीक है, मार्क भी क्या है, पोजीशन ऑफ नोड है। सो बेसिकली एक वेव हमें आइडिया दे दे कि वेव जो थी वो ऐसी बननी थी, राइट। वरना मैं वेव कैसी बना सकता, मैं वेव ऐसी भी बना सकता था, ये वाली, आई कुड हैव आल्सो मेड लाइक दिस, या फिर मैं और ज्यादा नोड्स बना के दिखा सकता था। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कौन सी वाली केस, देयर इज अ नोड बीच में, so you just make a space like that। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा एक्सप्लेन कर दें, बेसिकली देखो अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि नोड होना चाहिए हाफ वे अलोंग इट, राइट। देयर शुड बी अ नोड हाफ वे अलोंग इट। हाफ वे का मतलब क्या हो गया, यानी इधर 13.2 के बिल्कुल बीच में क्या होना चाहिए, एक नोड होना चाहिए, राइट। जब उन्होंने ये बता दिया, अब मुझे भी पता है क्लोज डोर है, रिफ्लेक्शन पॉइंट नोड, क्लोज डोर रिफ्लेक्शन पॉइंट नोड, उसका मतलब क्या हुआ, वेव का आइडिया मिल गया, वेव ऐसे बननी थी। वरना मैं कैसे बनाता, मैं वेव को जो है वो यू भी बना सकता था, या मैं वेव को एक नोड और ये इस तरह से बना सकता था। सो उन्होंने बस ये क्लियर कर दिया कि वेव कैसे बनेगी, बाय टेलिंग यू कि एक बीच में जो है वो एक नोड है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाते हैं अब। वाटर वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर फॉर्म्ड इन रिपल टैंक। द वेव्स आर डायफ्रैक्टेड एज दे पास थ्रू अ नैरो गैप ऑफ विड्थ d, d is greater than lambda। ठीक है, which gap width and which wavelength will cause the largest decrease in the amount of diffraction। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा इन दी अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन। ए, ओके, लेट्स सी और लोग क्या सोचते हैं। ए, ठीक है, ए बोल रहे हैं हमें फिर से, सही है सही है, ए, ठीक है, सो एवरीवन इज सेइंग ए। एक्चुअली लेट्स सी, d sin theta equals to n lambda। ठीक, why am I using this, क्योंकि ये डायफ्रैक्शन हो रही है, इट इज कन्वीनियंट, ये वाला फॉर्मूला। इसमें से कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी मेरे पास, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग ट्राइंग टू मेक आउट अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, चलिए सो आ गया आंसर। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, largest decrease in the amount of diffraction, that what do they mean by the largest decrease, यानी बोल रहे जो स्प्रेड है वो कम हो जाए बहुत ज्यादा, that means थीटा बहुत ज्यादा कम हो जाए, साइन थीटा बहुत ज्यादा कम हो जाए, राइट। सो व्हाट डू वी वांट, वी वांट द साइन थीटा टू डिक्रीज। हम साइन थीटा इधर लिख लेते हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं n को कह रहा हूं कांस्टेंट है, n की मेरे ऊपर बात नहीं है, लेट्स जस्ट रिमूव n, लेट्स इसको अलग से लिख लेते हैं, और लैम्डा अपॉन ये d कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, यू नीड द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी यू नीड द स्मॉलेस्ट साइन थीटा। इफ यू नीड द स्मॉलेस्ट साइन थीटा तो वो कैसे आएगा, जब आप सबसे छोटी वेवलेंथ को सबसे बड़े डी से डिवाइड करो, राइट। करके देख लो, आप 1 को 1000 से डिवाइड कर दो, अगर आप ऊपर छोटी चीज रखते हो नीचे बहुत बड़ी चीज रखते हो तो वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आती है, राइट। सो व्हाट डू वी नीड, वी नीड हमारा न्यूमरेटर बहुत ज्यादा छोटा हो और हमारा डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो, सो दैट मींस हमारा न्यूमरेटर बहुत ज्यादा छोटा और हमारा डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आई फील लाइक, आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर हुआ, समझ में आया सबको। एक बार वापस से बता दें, यस बताता हूं। बेसिकली देखो,
अल्मा फिर अब तुम्हें पता है यू नीड द साइन थीटा टू बी वेरी वेरी स्मॉल, राइट, यू नीड द साइन थीटा टू बी स्मॉल। अब तुम्हें ये देखना है कि ये स्मॉल कैसे होगा, राइट। एन को भूल जाते हैं क्योंकि एन तो दब दिया हुआ है, तो एन तो मैंने सोचना ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी डायफ्रैक्शन है, बस ये मैंने अपना क्वालिटेटिव डिस्कशन करने के लिए मैंने लिया। अच्छा, अब देखो हाउ कैन यू गेट दिस फ्रैक्शन टू बी वेरी वेरी स्मॉल। अपर बाउंड लोअर बाउंड वाली चीज याद है, एक फ्रैक्शन की अपर बाउंड कब आती थी, जब आप न्यूमिनेटर में उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू लेते थे। ओ सॉरी, हाँ, अपर बाउंड कैसे थी, जब आप न्यूमरेटर से ज्यादा वैल्यू लेते और डिनोमिनेटर से ज्यादा कम लेते, राइट। अपर बाउंड ऐसे थी, राइट। सो बेसिकली देखो, अभी हमने क्या निकालना है, हमें लोअर बाउंड निकालना, हमें लोअर बाउंड निकालना है लैम्डा अपॉन डी का। वी वांट द लोअर बाउंड ऑफ लैम्डा अपॉन डी। वो कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी जब मैं बहुत ज्यादा छोटी चीज को बहुत ज्यादा बड़ी चीज से डिवाइड कर दूंगा, राइट। अगर देखो, अगर मैं 20 को एक से डिवाइड करता हूँ तो आंसर 20 आएगा। लेकिन फिर मैं अगर 20 को 100 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा आंसर, इट शैल बी 0.2। अगर मैं ये करूं कि मैं 20 को भी छोटा कर दूं, यानी मैं 20 को भी छोटा करके 2 कर दूं और फिर इसको 100 से डिवाइड कर दूं, तो आंसर 0.02 आएगा। सो बेसिकली इफ यू वांट द फ्रैक्शन टू बी स्मॉलेस्ट, तो वो कैसे होता है, आप न्यूमरेटर को सबसे ज्यादा छोटा करते हो और डिनोमिनेटर को सबसे ज्यादा बढ़ाते हो, यू डिवाइड समथिंग वेरी स्मॉल बाय समथिंग वेरी बिग। सो हमने यही करना है, हमने न्यूमरेटर को बहुत ज्यादा छोटा रखना है और हमने डिनोमिनेटर को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। सो गैप विड्थ हमारी सबसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, 2D होनी चाहिए, और हमारा न्यूमरेटर सबसे ज्यादा छोटा होना चाहिए, शुड बी हाफ लैम्डा, ठीक है। अच्छा, two loudspeakers X and Y emit sound waves that are in phase and of wavelength 0.75 meters. An observer O is able to stand anywhere on a straight line that passes through X and Y. As shown, the observer stands at a point where the sound waves from X and Y meet in phase. What could be the distances OY and XY? अच्छा, सबसे पहले तो ये क्या बात कर रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं two loudspeakers X and Y emit sound waves that are in phase and of wavelength 0.75 meters, ठीक है। यानी दो ये लाउड स्पीकर से एक्स और वाई वेव्स इमिट कर रहे हैं जो इस ऑब्जर्वर को मिल रही है यहाँ पे, राइट। क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर ऐसी जगह में खड़ा हुआ है जहां पे दोनों वेव्स मीट एंड फेस कर रही हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रही है, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला था, हमेशा एग्जामिनर आपको ये बात क्लियर करके देगा कि वो आपको एन लैम्डा इस्तेमाल करना चाहता है, एन प्लस हाफ लैम्डा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जब फेज में होती है तब कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला एन लैम्डा होता है। अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो तो फिर एन प्लस हाफ लैम्डा, उसने बता दिया इन फेज थे तो कंस्ट्रक्टिव का हमें चाहिए। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बंदे के पास पाथ डिफरेंस आ रहा हो वो एन लैम्डा के बराबर आ, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर वांटिंग। अच्छा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस जरा देख लेते हैं। एक पाथ है ये y का, विच इज बेसिकली YO, एक पाथ होगा हमारा YO। दूसरा पाथ क्या होगा हमारा, दूसरा पाथ होगा हमारा XO, हमारा दूसरा पाथ होगा XO। सो दैट्स द अदर पाथ। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, दोनों के पाथ्स का डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, वो आ रहा है YO माइनस XO, विच इज XY, एक्स वाई आ जाएगा, राइट। सो बेसिकली वी डोंट नीड दिस कॉलम, हमें सिर्फ एक्स वाई वाली कॉलम चाहिए। आई डोंट नीड दिस कॉलम, मैं इसको काट रहा हूँ, आई डोंट नीड दिस कॉलम, मुझे सिर्फ एक्स वाई वाली चाहिए। और एक्स वाई में बस ये देख लेना है कौन सा इसमें से एन लैम्डा के बराबर आ रहा है। सो लेट्स सी एन लैम्डा के कैसे बराबर है, वो कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि देखो अगर 3.50 एन लैम्डा के बराबर है तो अगर मैं इसको लैम्डा से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा कि वो एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू दैट, हम ये निकालने की कोशिश कर लेते हैं। सो इधर मैं ऊपर लिख रहा हूं एन कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे by dividing xy by a lambda. So 3.5 divided by 1.6 क्या आ रहा है आंसर, वेवलेंथ 1.6 थी ना, राइट। सॉरी, वेवलेंथ 0.75 थी, माय बैड, सॉरी, वेवलेंथ 0.75 थी, आई थिंक यही आ रहा है। सो 3.5 डिवाइड 0.75 क्या आ रहा है आंसर, सबको समझ में आ रहा है, सब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए इस पे, क्या किया मैंने ये। अच्छा, एक सेकेंड रुको, इसमें आई हैव टू सी एक चीज। 3.5 कहाँ से आया, 3.5 ये लिखा, अच्छा। एक सेकंड मुझे दो, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। एक पाथ वाई ओ है, एक पाथ एक्स ओ है।
एक सेकेंड, मैं बस एक चीज देख लूँ। हाँ, मेरे पास पहले का सोल्यूशन गलत हुआ है इसका। एक सेकेंड, 1.5 ठीक है, यही है। हाँ, आंसर डी ही है, वो मैं देखा था, एक चीज देख रहा था। अच्छा, मुझे कहा है दोबारा से एक्सप्लेन कर दें 3.5 कहाँ से आया और ये सब चीज हम देख लेते हैं। अच्छा, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये समझो क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जामिनर, बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो ऐसे पॉइंट पे खड़ा हुआ है जिसके ऊपर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा आ रहा है, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताइए, तो एन लैम्डा आ रहा होगा, क्यों? बिकॉज दोनों फेज में थी, राइट। सो बेसिकली इधर इस पॉइंट पे ये खड़ा हुआ है, इधर हमारा एन लैम्डा क्या आना चाहिए, ओ सॉरी, हमारा पाथ डिफरेंस क्या चाहिए, वो एन लैम्डा आना चाहिए, मतलब सम होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अब पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं जरा, वो पाथ डिफरेंस कैसे आ रहा है। सो पाथ डिफरेंस आ रहा होगा एक पाथ विच इज बेसिकली वाई ओ माइनस दूसरा वाला पाथ विच इज बेसिकली एक्स ओ, राइट। और अब अगर मैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ले लूं तो पाथ डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या है, पाथ डिफरेंस इज वाई ओ माइनस एक्स ओ। वाई ओ में से अगर एक्स ओ निकाल दूंगा तो एक्स वाई बच जाएगा, सो बेसिकली एक्स वाई आ गया। सो मेरे पास एक्स वाई आना चाहिए, राइट। एक्चुअली नाउ एक्स वाई आना चाहिए है। अब वी जस्ट नीड टू प्रूव कि एक्स वाई में से कौन सी जो है वो एन लैम्डा के बराबर आ रही है, वो होगा वो डिस्टेंस जहां पे ये खड़ा है, राइट। उसमें हमारे पास आंसर प्रूव हो जाएगा। आई डोंट इवन नीड टू चेक दिस कॉलम, मुझे कॉलम कॉलम भी चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक्स वाई में चेक करना है कौन सा एक्स वाई जो है वो मेरे एन लैम्डा के पाथ डिफरेंस के बराबर आ रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे एन निकालना हो तो वो कैसे आएगा, पाथ डिफरेंस क्या होता है, वो होता है एन अपॉन एन लैम्डा। अगर हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव है तो एन लैम्डा होगा, राइट। पाथ डिफरेंस क्या है, वो बेसिकली एक्स वाई है। तो अगर मुझे ये चाहिए कि वो एन है या एन प्लस हाफ है या एन पॉइंट कुछ समथिंग है, कुछ भी है, जो भी एन है, आई विल जस्ट हैव टू डिवाइड दी एक्स वाई बाय लैम्डा, राइट। मुझे एक्स वाई को लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट माई एन, कि वो होल नंबर आ रहा है कि 0.5 में आ रहा है, 0.3 में आ रहा है, 0.2 में आ रहा है, जो भी आ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे ये एक्स वाई को मुझे लैम्डा से डिवाइड करके मैं पाथ डिफरेंस निकाल, ठीक है। अच्छा जी, पाथ डिफरेंस आई होप समझ आ गया कि वो एक्स वाई इज द पाथ डिफरेंस। और हम डिवाइड करके देखेंगे अब ये सारे एक्स वाइज को आपकी वेवलेंथ जो थी 0.75, ठीक है। आई विल डू दैट। सो एन क्या आएगा, एन आएगा बेसिकली एक्स वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो 3.5 डिवाइडेड बाय 0.75, ये आंसर आता है एज अल्मा टेल्स अस 4.67। इसी तरह 2.75 डिवाइड बाय 0.75, ये आंसर आता है 3.67। इसी तरह इफ यू चेक 2 डिवाइड बाय 0.75, ये कुछ और आ रहा होगा, 2 डिवाइड बाय 0.75, ये आ रहा है 2.67। एंड देन लास्टली अगर आप 1.5 को 0.75 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, विच इज बिन प्रूव्ड। हमें क्या चाहिए था, हमें एक होल नंबर ही चाहिए था। सो देयरफॉर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, अब क्लियर हुआ? आए आपको क्लियर हुआ अब्दुल्ला? दोबारा से समझाऊं, बताओ। एक और बार कर दें, अच्छा जी समझाते हैं। अब्दुल्ला बेसिकली देखो क्या बोल रही हैं कि ये बंदे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है, राइट। द टू वेज आर मीटिंग इन फेज, और पहले से भी वेव्स वाई और एक्स में फेज में रिलीज हो रही है। तो इस पॉइंट का जहां पे खड़ा हुआ उसका पाथ डिफरेंस क्या आएगा, एन लैम्डा आएगा, राइट। इतनी बात तो समझ आ रही है, एन लैम्डा पे आया खड़ा हुआ है, ही स्टैंडिंग एट अ पॉइंट दैट इज एन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब ये पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, दोनों पाथ्स की डिफरेंसेस। अब एक वेव आ रही है वाई से ओ, एक वेव आ रही है एक्स से ओ, राइट। अब इन दोनों पाथ्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो वाई ओ में से अगर मैं एक्स ओ निकाल दूं तो क्या बचेगा, वाई ओ में से ये लेंथ निकाल दो एक्स ओ, तो क्या बचेगा, ये वाली लेंथ बचेगी विच इज एक्स वाई। सो पाथ डिफरेंस क्या है, वाई ओ माइनस एक्स ओ एक्स वाई, ठीक है, यहां तक समझ रहा है, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें ये ढूंढना है ये कंस्ट्रक्टिव हो रही है डिस्ट्रक्टिव हो रही है, यानी अगर तुम्हें एन निकालना है या फिर एन प्लस हाफ निकालना है, तो वो कैसे निकाल देते, वो निकाल देते पाथ डिफरेंस को बेसिकली लैम्डा से डिवाइड करके, राइट। क्योंकि अगर एन होगा तो वो भी आ जाएगा, अगर एन प्लस हाफ होगा तो वो भी आ जाएगा, अगर कोई और कहानी होगी तो वो भी आ जाएगी, राइट। वी विल ऑलवेज बी डिवाइडिंग पाथ डिफरेंस बाय द लैम्डा। तो मैंने क्या किया भैया, मुझे पता गया मेरा पाथ डिफरेंस क्या है, वो एक्स वाई, तो मैंने एक्स वाई वाली कॉलम को देख रहा हूँ सिर्फ, और क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई को फिर जो है वो लैम्डा से फिर डिवाइड करके देख रहा हूँ, 3.5 डिवाइड बाय 0.75, लैम्डा 0.75, और सर से कर करके आई सी दैट। एक्चुअली उसी ने पूछा तो मैंने गलती से आए का नाम ले लिया, आए तो है मिनी क्लास में, आकिब, आकिब आपको समझ आया?
Actually, light of a single wavelength is incident normally on a diffraction grating. The resulting diffraction pattern is displayed on a screen. Which change makes the first order of intensity maxima further apart from each other on the screen? So 28 A B C D कर सकते हो आप लोग, जल्दी से करो. आप लोग अपनी वर्किंग करो, मैं अपनी वर्किंग करता हूँ. मेरे पास जो मेरी वर्किंग है, अब्दुल्ला ने आंसर दे दिया है. लेट्स सी कि अगर उन्होंने सही दिया है कि नहीं दिया है. बाकी सब बच्चे, do you agree with Abdullah or do you not agree? अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हमें हमें बोल रहे हैं कि वी हैव अ डायफ्रैक्शन रेटिंग, राइट? So yes, B is the correct option. You have a diffraction rating. बोल रहे हैं first orders of intensity maxima further apart हो जाए, यानी दोनों के बीच में एंगल इंक्रीज कर जाए. यानी basically the angle should be increasing, right? The angle should be increasing. So basically d sin theta equals to n lambda. n क्या है? हमारा first order बोल रहे हैं. They're talking about the first order. तो n is 1. क्या बन गया? sin theta will equals to lambda upon d. Right? Now if you want a greater sin theta, if you want a greater theta and therefore a greater sin theta, तो फिर या दो तरीके हैं, या तो लैम्डा को बढ़ा दो या फिर डी को कम कर दो, राइट? सो आई या तो लैम्डा को बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ जाएगा, या तो डी को कम कर दोगे तो साइन थीटा बढ़ जाएगा, राइट? अब प्लेसिंग द स्क्रीन क्लोजर टू द डिफ्रैक्शन रेटिंग, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसके फॉर्मूला में स्क्रीन का कोई ताल्लुक नहीं है. फिर यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद लेस सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट स्लिट्स, ठीक है? सो यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद लेस सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट स्लिट्स, यही सही ऑप्शन है, क्योंकि हम अगर डी को कम कर देंगे तो साइन थीटा हमारा इंक्रीज कर जाएगा, राइट? फिर क्या बोल रहे हैं? यूजिंग अ डिफ्रैक्शन रेटिंग विद मोर स्लिट्स बट कीपिंग द सेम सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट स्लिट्स. तो अगर हम डी सेम रख दें, हम मोर स्लिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डी वही रहा तो कोई फायदा तो नहीं हुआ. वही बात है, उसमें ये तो नहीं जाता ना कितनी नंबर ऑफ स्लिट्स, उसमें तो ये जा रहा है स्लिट सेपरेशन क्या है. तो दिस इज आल्सो रॉन्ग. फिर यूजिंग लाइट विद ए शॉर्टर वेवलेंथ, नहीं ये डबल स्लिट नहीं है, दिस इज डिफ्रैक्शन रेटिंग ना. डिफ्रैक्शन रेटिंग क्या होगा? लाइट ऑफ अ वेवलेंथ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन रेटिंग, ठीक है? फिर क्या बोल रहे हैं? यूजिंग लाइट विद अ शॉर्टर वेवलेंथ, तो अगर हम लैम्डा को शॉर्ट कर देंगे तो हमारा साइन थीटा भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. सो डी इज आल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन. एक्चुअली for a current carrying wire the current can be calculated using the equation shown I equals to a n v q. n क्या है? a b c d. to adjacent slits mean कौन सा? बेसिकली ये है कि डायफ्रैक्शन रेटिंग क्या थी? डायफ्रैक्शन रेटिंग ये थी ना, बहुत सारी स्लिट्स हैं इसमें. वो बोल रहे हैं एडजेसेंट स्लिट्स जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस, पहले अगर डिस्टेंस इतना बड़ा था दोनों के बीच में, तो अब डिस्टेंस और छोटा कर दो, इतना कर दो, और करीब करीब कर दो सारी स्लिट्स, ठीक है? मैं आलमा, चलिए. क्या बोल रहे हैं? आकिब और अब्दुल्ला बोल रहे हैं द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट. एन बार बार आता है, P2 में पूछ लेंगे, P1 में पूछ लेंगे, इसको याद रखना है क्या चीज, ठीक है? द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग अ वायर इन 24 आवर्स इज दिस मच. व्हाट इज द एवरेज करंट इन द वायर? व्हिच फॉर्मूला शुड आई यूज? करंट निकालना है और हमें टाइम दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया हुआ है कितनी है. कौन सा फॉर्मूला था? आई थिंक द फॉर्मूला वाज I इक्वल्स टू dq बाय dt, राइट? हमें दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर रहे हैं? 6.0 into 10 to the power 23, यानी तकरीबन एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा 1.6 into 10 power minus 19 कूलम्स, दैट डिवाइड बाय द टाइम दे टेकिंग, यानी 24 आवर्स। वो ऐसा ही वेस्ट यूनिट नहीं है, 60 में मल्टीप्लाई करके फिर 60 मल्टीप्लाई करके, यानी 24 टू मिनट्स, मिनट्स टू सेकंड्स, एंड देयरफॉर देन आपके पास आपका आंसर आ रहा होगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, that is coming out to be a 1.1 amperes। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट अप, इन द सर्किट शोन लैंप P is rated 250 वोल्ट 50 वॉट एंड लैंप, ये मैंने करवाया था मुझे याद है, एंड लैंप Q is rated 250 वोल्ट 200 watt। The two lamps are connected in series to a 250 volts power supply. Assume that the resistance of each lamp remains constant. Which statement most accurately describes what happens when the switch is closed? Lamp P emits 4 times, lamp P emits twice, lamp P emits 4 times, lamp Q, अच्छा जो भी है देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा ना, सबसे पहले तो मैंने उधर भी उस दिन भी ये समझाया था कि ये जो दी हुई है ये इसकी ऑप्टिमल रेटिंग्स दी हुई, कि अगर इसको 250 वोल्ट मिलेंगे तो ये 50 वॉट पे ऑपरेट करेगा, अगर इसको 250 वोल्ट मिलेंगे तो ये 200 वॉट देगा पावर आउट। अभी पता नहीं है ऑप्टिमल पे कर रहे हैं काम के नहीं कर रहे, तो लेट्स वर्क आउट कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे वोल्टेज दिया हुआ है, मुझे पावर दी हुई है, मुझे वोल्टेज दिया हुआ है, मुझे पावर दी हुई है, ऐसा करते हैं दोनों की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर उधर से आगे वर्किंग करना शुरू करते हैं। ठीक है जी। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि दिस इज पी। पी हम पावर कैसे निकाल देते हैं, वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दी हुई है तो वी स्क्वायर अपॉन आर से निकाल लेते हैं। पावर हमें क्या दी हुई है, पावर इज गिवन एज 50, या एक काम कर लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन पी, यानी वी स्क्वायर जो है वो 250 divided by 50, which is coming out to be a 50 ohms, I believe. And then similarly for lamp Q as well, so वो भी v square upon r से आएगा, और फिर हम again इसके अंदर भी r shall equals to v square, यानी 250 square, एक चीज रह गई मुझे सर, ये square था, sorry, this is 250 square, 250 square divided by 50, that is 1250 ohms, silly mistake, 1250 ohms. And this again 250 square divided by 200, so 250 square divided by 200, that is 312.5 ohms। यानी ये 1250 ohms का है, ये जो है वो 312.5 ohms का है। ठीक है जी। अच्छा ना, आई थिंक वी कैन फाइंड आउट द करंट एंड देन पावर का अंदाजा लगा के हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे कौन सा ज्यादा तेज जल रहा है कौन सा कम तेज जल रहा है। ठीक है जी, तो वो कर लेते हैं। अगर हम अभी करंट का अंदाजा लगा लें तो करंट का अंदाजा कैसे लगेगा, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, करंट निकल आएगा। सो वी शैल यूज द टोटल वोल्टेज शैल इक्वल्स टू द टोटल करंट इनटू द टोटल रेजिस्टेंस। द टोटल वोल्टेज इज 250, the total current is what we are trying to find out, the total resistance is 1250 plus 312 because दोनों सीरीज में, so 1250 plus 312.5। करंट क्या आ रहा है हमारे पास इधर टोटल, .16 amperes, 0.16 amperes आ रहा है। अब क्या कर लेते हैं, लेट्स वर्क आउट द पावर ऑफ P। वो कैसे आएगी, हमें करंट पता चल गया पूरे सर्किट में और रेजिस्टेंस भी बताए, सो लेट्स यूज दैट। सो पावर P विल बी 0.16 होल स्क्वायर्ड, आई स्क्वायर आर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट राइट आई स्क्वायर आर, सो दैट विल बी 0.16 स्क्वायर इनटू 1250, और दूसरा वाला जो पावर Q होगी वो कैसे आएगी, वो भी सेम आई स्क्वायर आर से आएगी, 0.16 होल स्क्वायर, एंड देन रेजिस्टेंस क्या है वो 312.5 है। सो लैंप P की पावर क्या आ रही है और लैंप Q की पावर क्या आ रही है, P32 Q8, तो P is 32 watts एंड दिस इज 8 watts। साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 50 वाट पे रेटेड था, इसको सिर्फ 32 वाट मिल रहा है, ये 200 वाट पे रेटेड था, इसको सिर्फ 8 वाट मिल रहा है। तो डेफिनेटली लैंप P emits 4 times as much as power as lamp Q, it shall be option A। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। ओके, अच्छा खासा नंबर बाकी है। Oh God। अच्छा, अब क्या है, मुझे रोजा लग रहा है। A piece of wire has a length of 0.80 meters and diameter this much. The IV characteristic of the wire is shown. IV
ऐसा दिया हुआ है, दिस इज लुक्स लाइक अ ओमिक कंडक्टर, 0.80 इसकी लेंथ है, डायमीटर इसका दिया हुआ है, कह रहे हैं रेजिस्टिविटी निकाल दें आप। किस तरह से करेंगे हम इसको? व्हाट फॉर्मूला शुड आई बी यूजिंग फॉर दिस? R equals to rho L upon A. Yes, very good. So R will equals to rho L upon A. R कैसे आ जाएगी? थ्रू द ग्राफ। याद रखना है ग्राफ में हमेशा रेशियो से निकलेगी रेजिस्टेंस, तो रेशियो ले लेते हैं। हमारे पास वोल्टेज जो है वो 10 है, द वोल्टेज इज 10। अब इधर भी लिख लेता हूं कि रेजिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी वोल्टेज डिवाइड बाय द करंट। सो वोल्टेज जो है वो हमारा 10 है, हमारा करंट जो है वो 5 एम्पेयर है, रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है। हमारी ओरिजिनल लेंथ क्या है, वो 0.80 मीटर्स थी। हमारा एरिया क्या है, हमें उसके लिए डायमीटर दिया हुआ है, तो यानी पाई, देन 5 इंटू 10⁻⁻4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। सो 10 डिवाइड बाय 5 दैट बिकम्स 2, ये 4 ऊपर चला जाएगा। चलिए तो ये बन रहा है रो 4 इंटू 0.80, दैट्स 3.2 divided by pi and then 5 into 10⁻⁻4। अब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, let's get this thing। so 2 into pi into 5 and -4 and then divide by a 3.2। ये आ रहा है मेरे पास, the resistivity is working out to be 9.817 into 10⁻⁻4। सो लेट्स सी, 9.817 मेरे पास गलत आया है कुछ, एक सेकेंड। स्क्वायर लगाना हम भूल गए हैं, यही हुई है मिस्टेक, स्क्वायर लगाना मैं इधर भूल गया था। अच्छा जी, सिली मिस्टेक्स। डिवाइड बाय 3.2, 4.9 into 10⁻⁻7 आ रहा है, राइट? यस, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.9 into 10⁻⁻7। so option C as Alma says। thank you Alma। ठीक है, तो इवन आई डू मिस्टेक्स। जब मैं पेपर 1 करा था तो मुझे एक चीज बहुत बॉदर करती थी, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी, इट इज वेरी हार्ड टू गेन लाइक 100 आउट ऑफ 100 या लाइक 60 आउट ऑफ 60 या 40 आउट ऑफ 40, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है वो। इट्स लाइक एक पॉइंट पे आके बंदे की बस हो जाती है थ्रू आउट द पेपर, तो कहीं ना कहीं वो फॉल्टर कर ही जाता है। सो हम कोशिश तो ये करेंगे हम अच्छे से अच्छा पेपर देके आए, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा वो भी नहीं देंगे, स्क्रूटनाइज भी नहीं करेंगे कि अगर हमसे कोई मिस्टेक ऐसी हो जाती है, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स होती है। ठीक है, एक अच्छे से अच्छा बंदा भी होगा, उसका भी दिमाग जो है वो घूम जाता है ड्यूरिंग द पेपर। क्या बोल रहे हैं हमें कि 10 सेल है ईएमएफ 1.5 वोल्ट के, उनको लगा दिया है साथ, तो ये तमाम के तमाम सेल्स जो है वो 1.5 वोल्ट के हैं। अगर क्लोजली देखोगे ये सारे तो सीरीज में लगे हुए, एक लगा हुआ है उल्टा, तो ये सारे जो सीरीज में लगे हुए हैं, ये कितने सेल हैं? ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो बेसिकली 9 टाइम्स 1.5 ऐड होगा, और एक जो है वो उल्टा लगा हुआ है, तो उसमें से फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज वर्किंग आउट टू बी 9 into 1.5 minus 1.5, 12 वोल्ट। दिस इज कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली 12 वोल्ट। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? आई थिंक मैंने वर्कशीट में भी शायद इंक्लूड किया है, तो ये वो चीज है। ओके जी, ये आ जाता है मजे का सवाल। A cell of electromotive force E and internal resistance R is connected to a variable resistor as shown। The resistance of the variable resistor is gradually increased from R to 3R। ठीक है, इस वाले वेरिएबल रेजिस्टर की स्मॉल r से 3R तक हम इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस। Which graph shows the variation of the potential difference V across the internal resistance with the potential difference V across the variable resistor? कैसे करेंगे ये सवाल? A B C D, एक है स्मॉल v इंटरनल रजिस्टर का, एक है बिग V बड़े वाले रजिस्टर का, तो स्मॉल v अगेंस्ट बिग V का ग्राफ कैसा होना चाहिए? Any ideas? एक्चुअली बेसिकली देखो क्या करेंगे। अच्छा, व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, थोड़ा सा अपने लिए वर्किंग भी आसान करूंगा, थोड़ी सी मेरी भी बस हो रही है। ये पहला वाला पॉइंट तो सबका दिया, राइट? तो द थिंग इज आई जस्ट वांट टू वर्क आउट कि ये इधर तक जा रहा है, इधर तक आ रहा है, इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। आई जस्ट वांट टू वर्क आउट कि ये एंड वाला पॉइंट क्या है। अच्छा, एंड वाला पॉइंट कैसे आ रहा है? जब हमने रेजिस्टेंस जो है वो 3R कर दिए, राइट? सो मैं क्या कर सकता हूं,
लेट्स से कि अगर हम आर इफेक्टिव निकाल लें पूरे सर्किट की, जब इसकी 3R है उसकी R है, अगर मैं इसकी 3R निकाल लूं उसकी R है, सो 3R प्लस R दैट शुड बी इक्वल्स टू ए 4R, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के वोल्टेज ड्रॉप ढूंढ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ E। वो कैसे, V इक्वल्स टू आई आर, पूरे सर्किट का वोल्टेज E, पूरे सर्किट में करंट अगर हम निकाल लें यूजिंग द इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4R, तो हमारे पास करंट आ जाता है E ओवर 4R। अब अगर मुझे बड़ा V देना है तो वो कैसे आएगा, वो आएगा थ्रू दी करंट इनटू इस बड़े वाले V की रेजिस्टेंस। तो यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R और R कैंसिल एंड दिस बिकम्स 3E अपॉन 4। सही है जी। एंड फिर सिमिलरली अगर मैं छोटा v भी निकालना चाहूं तो मेरी कोई मसला नहीं है, v इक्वल्स टू आई आर। v क्या है, v मुझे निकालना है, i क्या है सर्किट में, e ओवर 4r है, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस तो r ही रह रही है, सो बेसिकली r और r कैंसिल और ये आ गया e ओवर 4। दैट मींस कि ग्राफ जो है पहले जो था, पहले तो 0.5 पे, वो तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, आई जस्ट वांटेड टू प्रूव दिस पॉइंट जो 4R की रेजिस्टेंस पे हो रहा है। तो जब इसकी 3R पे करोगे तो बड़ा वाला V कहां जा रहा है, बड़ा वाला V 3E अपॉन 4 बन रहा है। बड़ा वाला V कहां पे जा रहा है, इट बिकम्स 0.75E, राइट, 3 अपॉन 4 दैट 0.75E, ठीक है जी। और छोटा वाला R कहां जा रहा है, वो 0.25 पे जा रहा है। तो सॉरी, छोटा वाला वोल्टेज जो है वो 0.25 पे जा रहा है, तो आई थिंक यही हो रहा है, छोटा वाला वोल्टेज 0.25 पे, बड़ा वाला 0.75 पे जा रहा है, यही पॉइंट आना चाहिए था। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी देख लोगे 0.25 पे ही जा रहा है, लेकिन ये बड़ा वाला भी 0.25 पे आ गया, राइट, दिस इज गोइंग टू बी 0.25, लिख लेते हैं हम सारी। तो दिस इज कमिंग टू 0.25, ये भी 0.25 पे आ गया, ये नहीं चाहिए था हमें। देन ये 0.75 पे चला गया इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, ये 0.25 पे आ गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये क्या हो गया, ये दोनों 1E पे पहुंच गए हैं, ये नहीं होना चाहिए था। सो बेसिकली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, समझ में आया? अच्छा जी, मूविंग ऑन। Each of Kirchhoff's two laws presumes that some quantity is conserved. Which law states Kirchhoff's first law and names the quantity that is conserved? तो A B C D, फर्स्ट लॉ क्या है और कौन सी क्वांटिटी है उसकी? A, yes. Algebraic sum of currents into a junction is zero and each quantity is charge. चलिए, a cell has an electromotive force of 8 volts and negligible internal resistance. The cell forms part of a circuit as shown. 8 वोल्ट का सेल है, चार चार ये पैरेलल में लगे हुए, एक रेजिस्टेंस R है, दो V2 एक V1. The reading V1 is 4 volt and the reading V2 is also 4 volt. What is the resistance of resistor R? ओके जी, कोई मसले की बात नहीं है भाई। अगर ये भी 4 वोल्ट है और अगर ये भी 4 वोल्ट है तो एक काम करते हैं, पूरे सर्किट में करंट ढूंढ लेते हैं और फिर इसके वोल्टेज और उसके करंट को इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस ढूंढ लेंगे। पूरे सर्किट में करंट कैसे आएगा, यूजिंग ये 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमें इसकी पता है, तो लेट्स डू दैट। सो V इक्वल्स टू आई आर, इसके ऊपर वोल्टेज क्या है, 4 है, करंट हमें नहीं पता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इनकी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4, दोनों पैरेलल में, होल इनवर्स। तो इधर हमारे पास करंट आ जाएगा 2 amperes, right? So 1/4 plus 1/4 whole inverse is 2. So 4 divided by 2, 2 amperes आ रहे हैं पूरे सर्किट में। अब इसका निकाल सकते हैं, हमें कैसे पता है, ये इसके लिए किया है और अब इसके लिए कर लेते हैं। सो V equals to IR, इसका वोल्टेज क्या है 4 है, इसका करंट क्या है, करंट जो था वो 2 था, और रेजिस्टेंस हमें जो है वो निकालनी है, रेजिस्टेंस आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 2, 2 ohms. सो द ऑप्शन इज B. ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स इन दिस वन? अगेन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सवाल आया हुआ है। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट वाला सवाल, ये काफी बच्चों ने मुझे भेजा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा कि ये सॉल्व करके दे। इन द सर्किट शोन द सेल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द रीडिंग ऑन द गैल्वेनोमीटर इज 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर R? ठीक है, अच्छा ना, सी, वेरी गुड, आखिर ने सारे सॉल्व किए हुए हैं। अच्छा, सो 4 वोल्ट का ऊपर लगा हुआ है, 9 ओम 3 ओम, देन गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है करंट एज 0, ठीक है, ये हमें करंट 0 दिखा रहा है इधर, और फिर हमें निकालना है ये रेजिस्टेंस R क्या है, राइट। अच्छा, सबसे पहले तो समझो गैल्वेनोमीटर जो 0 देता है वो क्यों देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि जो वोल्टेज होता है इस पॉइंट पे, इन दो पॉइंट्स पे, वही वोल्टेज होता है इन दोनों पॉइंट्स पे, राइट। सो बेसिकली गैल्वेनोमीटर इसलिए 0 करंट दिखाता है। सो बेसिकली द वोल्टेजेस ऑन द 9 ओम रेजिस्टर एंड द वोल्टेज ऑन द 6 ओम रेजिस्टर आर इक्वल। तो क्या कर लेते हैं, पहले ये वोल्टेज ढूंढ लेते हैं 9 ओम रेजिस्टर पे क्या है।
सो यूजिंग V इक्वल्स टू आई आर, पहले तो पूरे सर्किट में यहाँ पे करंट ढूंढते हैं और फिर इसकी रेजिस्टेंस निकाल इसका वोल्टेज निकाल लेंगे। तो V क्या है हमारे पास 4 है, करंट मुझे नहीं पता, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, सो 9 + 3 12, करंट हमारे पास आ गया 1/3 एम्पेयर्स, राइट। 1/3 एम्पेयर्स ये आ गया। और अगर मैं निकालना चाहूँ वोल्टेज ऑफ द 9 ओम रेजिस्टर, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा उसका करंट 1/3 इनटू उसकी रेजिस्टेंस यानी 9, जो क्या आ जाता है, जो आ जाता है 3 वोल्ट के बराबर। यानी ये जो है वो क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास 3 वोल्ट। अगर ये 3 वोल्ट आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला भी 3 वोल्ट पे है, सो गुड इनफ। अच्छा जी, अगर ये 3 वोल्ट पे है, 9 वोल्ट में से अगर 3 वोल्ट इस पे जा रहे हैं, तो बाकी 6 वोल्ट कहाँ जा रहे हैं, उस वाले पे जा रहे होंगे। तो इसका वोल्टेज हमें पता चल गया, ये 6 वोल्ट होगा। बाकी अगर हम इस सर्किट में नीचे वाले सर्किट में से करंट भी ढूंढ लें तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। करंट कैसे ढूंढेंगे, मुझे इसका वोल्टेज पता है, इसकी रेजिस्टेंस पता है, तो लेट्स फाइंड आउट द करंट इन दिस सर्किट यूजिंग जस्ट दिस रेजिस्टर। सो इसका वोल्टेज 3 और इसकी करंट हमें नहीं पता, इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है 6। तो नीचे वाले सर्किट में करंट जो आ रहा है वो आ रहा है हाफ एम्पेयर्स, यानी इधर से जो करंट निकल रहा है वो निकल रहा है हाफ एम्पेयर्स। अब 0.5 एम्पेयर्स इसमें जा रहे हैं और उसका वोल्टेज 6 है, सो बेसिकली R वाज V/I। सो आई नो कि इसका वोल्टेज जो है वो 6 है, इसकी करंट जो है वो 0.5 एम्पेयर्स है, सो बेसिकली द रेजिस्टेंस वर्क्स आउट टू बी ए 12 ohms। सो दिस इज द ऑप्शन टू योर क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस वन। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज टाइम ओवर, मैं चाह रहा हूँ कि इसी में हम जो है वो ये सारे क्वेश्चंस कर लें। आगे चलूं। यस, ओके जी। When alpha particle reflected at gold leaf, almost all alpha particles pass through without deflection. A few alpha particles are deviated through large angles. What are the reasons of those effects? All of them pass through, यानी empty होता है basically. Most alpha particles have enough energy. Most alpha particles miss all. The gold nucleus is very small, so the alpha particles miss all nuclei. The positive charge ये हो गया ऑप्शन सी, ये चीज है बिल्कुल सही पहले वाले के लिए। एंड देन ओकेजनली द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज क्लोज टू अ न्यूक्लियस, तो ये बात सही है, इट लुक्स लाइक सी ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बस जस्ट वर्किंग आउट द फर्स्ट अजम्पशन ही हमारा प्रूव हो गया, दूसरी अजम्पशन भी आप वर्कआउट कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली then a nucleus X is radioactive and decays into nucleus Y. X and Y are isotopes of the same element. Which combination of alpha particles could have been emitted during the decay process? Actually, एक अल्फा पार्टिकल एक बीटा माइनस पार्टिकल, अगर एक्स जो है अल्फा डेके में से जाता तो एक्स में से पहले तो क्या होता, लेट्स से दिस इज एक्स एंड देन सब कुछ उसका मास नंबर बी ए और उसका कुछ नंबर प्रोटॉन नंबर बी। ठीक है, अगर वो अल्फा डेके करता तो फिर क्या होता, वो हो जाता लेट्स से सम पार्टिकल ए -4 एंड देन B-2। और फिर अगर एक बीटा डेके करता तो वो क्या हो जाता, उसको वो बन जाता B-2 में +1 होता इन द बीटा माइनस डीके, सो इट बिकम्स B-1 और A-4 वैसा का वैसा रहता, ये आइसोटोप नहीं बना। वन अल्फा पार्टिकल एंड टू बीटा माइनस पार्टिकल्स, अगर x जो है वो ए बी था और अगर वो फिर a बना यूजिंग एन अल्फा पार्टिकल, तो यानी A-4 एंड देन B-2, फिर दो बीटा माइनस डिके हुए हैं, बीटा माइनस डिकेज में मास नंबर सेम रहता है, सो बेसिकली बी का मास नंबर वही होगा, A-4 ही होगा, लेकिन प्रोटॉन नंबर अब क्योंकि एक में एक ऐड होता था, अब दो हुए तो दो ऐड होंगे, यानी B-2 में अगर दो ऐड करूंगा तो दोबारा से मैं बी पे पहुंच जाऊंगा। सीम्स लाइक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें दोबारा से हमारा प्रोटॉन नंबर वही आ गया है। इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो, क्लास रीस्टार्ट हो जाएगी। Let's just do this for the recording, फिर मैं recording इस बार नहीं करूंगा। A positive charge muon consists of an quark and an anti-quark. What could be the quark and anti-quark? क्लास रीस्टार्ट हो जाए करते हैं इसको, स्क्वीज इन नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। हाय अल्लाह मेरी कमर। चलिए तो कंटिन्यूइंग इसको भी पूरी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, अच्छा खासा जो है वो वाली एक्स ए बी, फिर ये बन जाता है ए। अच्छा, दो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, सो लेट्स जस्ट से दिस इज सम वाई, जो दो अल्फा पार्टिकल्स यानी A-8 होता और फिर B-4 होता, और फिर उसमें एक बीटा पार्टिकल ऐड करूंगा, तो लेट्स से दिस इज सम Z नाउ, तो ये
-8 ही रहता, एक बीटा पार्टिकल ऐड होता तो बी वन, एक +1 होता तो बी -3 रहता है। अगेन नॉट सेम आइसोटोप्स। टू अल्फा पार्टिकल्स, टू बीटा माइनस पार्टिकल्स, तो दो अल्फा पार्टिकल्स में तो यही कहानी होती, पहले आप जो है वो यहाँ से यहीं जाते, वाई वही पहुंचते, A-8 B-4, लेकिन फिर दो बीटा पार्टिकल्स, तो A-8 वैसे का वैसा अपनी जगह पे, लेट्स से दिस इज समथिंग C नाउ, और B-4 में +2 करोगे तो ये B-2 ही बनेगा, ये आइसोटोप्स अगेन नहीं बन पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। और दिस वन हैज कम अप अ लॉट कि एक अल्फा पार्टिकल फिर दो बीटा माइनस पार्टिकल आप वापस आइसोटोप बनाते हो, तो ये चीज एक तरीके से समझो कि एक तरीके से याद रख लो, ये चीज बहुत दफा आई है एमसीक्यूज में, बहुत दफा आई है, और यही उसका आंसर होता है काफी दफा, ठीक है। अब हो सकता है किसी और तरीके घुमा कर आके दे दे, लेकिन हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है उसमें। सो ठीक है, इसको दिमाग में रख लो, वन अल्फा पार्टिकल टू बीटा माइनस के बाद आप वापस आइसोटोप बन जाते हैं। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मीजॉन कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क, ठीक है जी। व्हाट कुड बी द क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क, क्या बोल रहे हैं, हमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मीजॉन चाहिए है, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड नहीं बताया। अच्छा, चार्म का क्या चार्ज था, बिकॉज आई हैव नो आइडिया चार्म का चार्ज क्या था, और एंटी अप का चार्ज, एंटी अप का चार्ज तो याद है, दैट वाज -2/3 E। चार्म का क्या चार्ज था, किसी को याद है? डज एनीवन रिमेंबर? या हमें जो है वो नोट्स में से देखना पड़ेगा। ये एक पेपर था जिसमें जो है +2/3, ओके जी, थैंक यू। सो +2/3 E, आई गेस। अच्छा, विल हैव टू चेक दिस, एक सेकंड। ये काफी उन्होंने बुरा किया था, क्योंकि आज से पहले जो पेपर्स आ रहे थे उसमें क्या चाहिए था हमें, उसमें हमें वी ओनली नीडेड अप डाउन एंड स्ट्रेंज क्वार्क्स याद होने लगते। ये इन्होंने फिर पता नहीं क्यों इन द 2022 पेपर इन्होंने फिर एकदम से उठा के इन्होंने ये सारे क्वार्क्स फिर उठा के दे दिए, और काफी गलत किया है बच्चों के साथ, इतनी सारी चीजों को याद करने को नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन ये जो है वो काफी बड़ा धचका लगा था एंड मोमेंट सबको कि हमें सारे क्वार्क्स जो है वो याद करने पड़ जाएंगे, उनके चार्जेस वगैरह। तो जरा देख लेते हैं क्या क्या चार्ज आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट कभी याद नहीं हुए हैं ये, क्योंकि मैंने पेपर कभी इस पैटर्न में दिया नहीं था, और ना मैंने कभी कोशिश करी इनको याद रखने की। लेट्स सी, कहाँ लिखे थे भाई हमने, ये लिखे हुए। अब इस 2/3 चार्म दिया हुआ है, चार्म इज +2/3, बिल्कुल सही थी A1। सो इसका चार्ज क्या आएगा, इसका चार्ज फिर आएगा 0। डाउन एंड एंटी टॉप, डाउन का हमें याद है वो था -1/3 E, राइट, दैट वाज ए -1/3 E। एंटी टॉप, एंटी टॉप जो है वो +2/3 होता है, एंटी क्या हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा -2/3, राइट। सो इसका चार्ज क्या बन जाता है, -2, दिस बिकम्स -E। स्ट्रेंज एंड एंटी बॉटम, स्ट्रेंज अगेन इज -1/3E। बॉटम का मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे याद नहीं है, दैट इज ऑल्सो -1/3E। बॉटम -1/3 है, उसका एंटी क्या हो जाएगा, उसका एंटी हो जाएगा +1/3, ठीक है जी। और फिर चार्ज हमारा आ रहा है -1/3 +1/3, दैट बिकम 0। फिर बोल रहे हैं अप एंड एंटी स्ट्रेंज, तो कोइंसिडेंटली आंसर वही था जो अप और डाउन और स्ट्रेंज का था, लेकिन सपोजिटली ये सब याद करने का धचका पता नहीं क्यों दिया था इसमें। मैं कहूंगा याद कर लो, इट्स लाइक एग्जाम से 2 मिनट पहले की बात याद करके चल जाओ, एग्जाम में याद आ गया तो हो गया, ऐसे जितना ज्यादा याद नहीं रहने वाले हैं चार्जेस वगैरह। अब क्या था, अब जो था दैट वाज +2/3E। और एंटी स्ट्रेंज क्या होता है, स्ट्रेंज था -1/3, एंटी क्या हो जाएगा उसका, उसका हो जाएगा दैट शैल बी ए +1/3E, राइट। सो बेसिकली इन दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा फिर, +2/3 +1 बिकम्स +E। सो बेसिकली ऑप्शन डी शैल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो दैट इज दैट, +2/3 -1, ठीक है जी। दिस इज योर कंप्लीट क्या चीज, ये क्या बना हुआ है यहाँ नीचे, दिस इज योर कंप्लीट क्या कहते हैं, March 22 क्वेश्चन पेपर 12, ठीक है जी। मैं अपलोड कर रहा हूँ ये अभी फौरन, और आपको ये पीडीएफ भी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे अभी फौरन ही भेज रहा हूँ, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस, कोई बात करनी है, कुछ पूछना है? अल्लाह हाफिज। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में अर्थ वाली चीज भी इंक्लूडेड है। अलमा, अर्थ क्या है, अर्थ बेसिकली दिमाग में बस ये रखो, अर्थ क्या है, अर्थ इज बेसिकली 0 वोल्ट, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अर्थ क्या होता है बेसिकली वो 0 वोल्ट पे,
एक दिन ऐसा रखेंगे कि हम अर्थ वाली चीज भी डिस्कस कर लेंगे। ये एक चीज होती थी, पोटेंशियल्स आती ही नहीं है, क्वेश्चन इसके ऐसे कोई एक्सप्लिसिटली नहीं आते हैं। वो और वो उसमें मैंने इसलिए भी एक्सप्लेन किया तो बच्चे बहुत बार घूम जाते हैं उसमें, कहते हैं क्यों पढ़ा दिया हमें, क्योंकि वो आता नहीं है एज सच। लेकिन आई कीप अ शॉर्ट क्लास, को समझाता हूँ बाद में किसी क्लास में। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं।